आपने बोला कि आप दाऊद से कभी नहीं मिले। जो ब्लैक फ्राइडे, दैट द होल बुक एंड द रीजन टू राइट द बुक विद फैक्ट्स, हाउ डिड दिस हैपन फॉर यू? 10,000 पन्नों से ज्यादा बड़ी चार्जशीट, 200 के लगभग अक्यूज थे। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं एक तालाब खोद रहा हूँ, बट एक्चुअली वो एक समंदर था। अब्बू सालिम दाऊद के आदमी थे और वो इत्तेफाक से हीरो बनने आया था। फिर जब वो फिल्म में नहीं आ पाया तो सोचा कि थोड़ा भाईगिरी करता हूँ। बहुत लोगों को ये लगता है कि आप दाऊद इब्राहिम से मिले हैं। मैं आपको खाली एक कोटेबल कोट बताऊं दाऊद का, जो मुझे आज तक याद है। जहरी साहब याद रखिए, मैं 1947 में नहीं था। अगर मैं होता तो इंडिया के पार्टीशन का इल्जाम मुझ पे लगा देते हैं। अरुण गवली और रमा नायक दाऊद के साथ थे, लेकिन दाऊद को इनमें बड़ा होना था। जब रमा नायक की एनकाउंटर हुई है, अरुण गवली का कहना है कि दाऊद के इशारे पे हुआ। एक फ्यूजिटिव गैंग लॉर्ड फ्रॉम इंडिया इज रूलिंग दी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के दाऊद जब चाहे तो वो प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, जब चाहे प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है। पिता क्यों नहीं चाहता कि मेरा देश, मेरा शहर क्लीन हो? नेता को वोट बैंक संभाल के रखना है। तो मैंने किताब लिखी तो लोग बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मैं कौम का गद्दार हूँ, मैंने उनकी सपोर्ट में लिखा नहीं है। और फिर वो लोग मुझे जान से मार देना चाहते थे। सच में? सबसे पहले मुझे बताइए कि जर्नलिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, बहुत लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। जी, लोग रिपोर्टिंग करते हैं, न्यूज़पेपर लिखते हैं, स्टूडियोज में बैठ के इतने चैनल्स हैं ये करते हैं। क्राइम जर्नलिज्म थोड़ा सा, आई अंडरस्टैंड, एक्साइटिंग होता है पर रिस्की भी होता है। खाली दिखने में एक्साइटिंग होता है, वरना रिस्की होता है। तो क्या सोच के आपने सोचा कि यार जर्नलिज्म तो करना है, ठीक है, पर क्राइम जर्नलिज्म? ये तो एक हादसा था। आई बिकेम अ क्राइम जर्नलिस्ट टोटली बाय एक्सीडेंट। यानी मैंने सोच समझ के, एक तो मैं आपसे कहूँ कि मुझे जर्नलिस्ट बनना नहीं था। ओके। मैं एक बिजनेसमैन था बाय ट्रेनिंग। मैंने चेतना कॉलेज में कॉमर्स के बाद में मैंने एक्सपोर्ट्स मैनेजमेंट किया था, एंड आई वाज एन एक्सपोर्टर, आई वाज अ बिजनेसमैन। कुछ सालों तक एक्सपोर्ट करने के बाद में सडनली देयर वाज अ डाउन टर्न एंड मैं जॉब ढूंढने लग गया। और फिर मैं एक बिजनेस मैगजीन मैंने ज्वाइन कर ली। तो उस बिजनेस मैगजीन में थिंग्स वर वेरी वेल, मतलब उतना प्रेशर नहीं था, लेट आवर्स नहीं थे, प्रॉब्लम नहीं थे। बट देन सडनली जो है, मैं जब मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में आ गया, तो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में आने के बाद भी जो मेरा पहला जॉब था एशियन एज मुंबई का, एज अ रिपोर्टर। मैं वहाँ पे बीएमसी कवर कर रहा था, मैं एजुकेशन कवर कर रहा था। आई ऑल्सो डन सम पॉलिटिकल स्टोरीज। क्राइम मैं नहीं करता था। 2 महीने तक मैंने सिर्फ सोशल इश्यूज किए हैं। अब उन सोशल इश्यूज को करते करते ऐसा हुआ कि एक बार हमने एक क्राइम स्टोरी कर दी, जहां छोटा राजन के लोगों को दाऊद ने जो है वो नेपाल में मरवा दिया था। और जब नेपाल की कहानी, अच्छा आपको एक बात बता दें कि मुंबई के जर्नलिस्ट लोगों के बियॉन्ड मुंबई कॉन्टैक्ट्स नहीं होते। ओके। यस, दे बिहेव लाइक एक कुएं के मेंढक की तरह। वो आपको जाएंगे, मिलेंगे मुंबई के प्रेस रूम में। आप अगर जाएंगे पुलिस कमिश्नरेट में ना, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस रूम रखा है वहाँ। उस जमाने फैक्स होता था, आज तो फैक्स नहीं है, बट उस जमाने फैक्स हुआ करता था, फोन थे और जो भी टीवी चल रहा था, वो लोग वहीं बैठते थे। उनके वार्ता पत्र निकलते थे 3 मराठी में। उस वार्ता पत्र को वो लोग जो ट्रांसलेट कर लेते थे सुबह 10 बजे, दोपहर में 2 बजे, 5 बजे। तो अब जो भी फॉर एग्जांपल मराठी जर्नलिस्ट है, हिंदी जर्नलिस्ट है, गुजराती जर्नलिस्ट है, इंग्लिश जर्नलिस्ट है, वो उन वार्ता पत्र का ट्रांसलेशन करके अपने अखबार में फैक्स कर देगा। उसका काम खत्म। सो दे वर नॉट गोइंग बियॉन्ड मुंबई। नाउ I came to this profession purely because my wife was an established crime journalist. ओके। Yes. And when she was a crime journalist, she already had contacts not just in Mumbai but beyond Mumbai. अब ये नेपाल की जो कहानी जो मैंने लिखी थी, प्योरली बिकॉज शी हैड फैंटास्टिक सोर्सेज देयर, उस कहानी ने जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में बैठे हुए एडिटर्स को आकर्षित किया। तो अब मैं आपको बड़ा मजेदार वाकया ये, मैं बैठा हूँ एशियन एज में, मुझे अचानक एक फोन आता है, सलीम बोल रहा हूँ। तो उस जमाने में खबरी लुक का जमाना था, हम लोगों को जो कहानियां शायद अंडरवर्ल्ड की खबरियों से आती थी। तो हाँ सलीम बोलो, एक कहानी है, मिलोगे? हाँ, एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस के टावर के पहले फ्लोर पे। अब मैं भोला भाला सा बेवकूफ सा जर्नलिस्ट, मुझे अपना दिमाग लगाया नहीं। इंडियन एक्सप्रेस के फर्स्ट फ्लोर पे कौन खबरी मुझे मिलके कहानी देगा? बट अब वो जो ग्लैमर होता है ना,
और जो हम लोग पिक्चरें देखी हैं बहुत सारी यार, वो डीप थ्रोट और बॉब वुडवर्ड वगैरह की कहानियां सुनी हैं, तो वो दिमाग में वो रहता है कि यार ऐसी कोई जगह पे कहानी मिलने वाली है। पहुंच गया मैं इंडियन एक्सप्रेस के फर्स्ट फ्लोर पे। अब वहां पे वो जो सिक्योरिटी वाले थे, किससे मिलना है? सलीम से। कौन सलीम? आपको पता है ना, सिक्योरिटी गार्ड जब यूनिफॉर्म पहनता है तो सीबीआई समझता है वो। हाँ। तो ये धमकाने लगा वो। अब मैं पहले तो सलीम सलीम पूछता रहा, फिर अचानक एक बहुत खूबसूरत सा हैंडसम सा जवान, उसकी जो अच्छी सी पोनी थी, ही वॉज लुक लाइक ऑफ आमिर खान, वेरी सोफिस्टिकेटेडली वॉक इन, सलीम से मिल रहा है, आजा। अब मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने या मेरे लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस का ऑफिस देखा है कि नहीं देखा है उस जमाने में। वो जाते हैं, लोक सत्ता के ऑफिस से गुजरते हैं, जनसत्ता की गलियों से गुजरते हैं, बहुत से एडिटर्स के केबिन के पास से गुजरते हैं, फिर एक बड़ा सा न्यूज़ रूम होता है इंडियन एक्सप्रेस का। उस बड़े से न्यूज़ रूम में 2 केबिन है, आरी जो उस जमाने में रवि श्रीनिवासन थे, और एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ एक्सप्रेस न्यूज लाइन, साई श्रीनिवासन उनका नाम था, सॉरी साई सुरेश शिव स्वामी और उनका नाम था। वो उनकी केबिन के अंदर मुझे लेके जाता है, वो आमिर खान लुक लाइक, मुझे कहता है बैठो, वो टेबल क्रॉस करके आगे बैठता है, तो मैं सलीम हूँ, देखता हूँ लिखा है यहाँ पे साई सुरेश शिव स्वामी, और ये आदमी कह रहा है अपने को सलीम, और ये सलीम कहीं से दिख नहीं रहा है। तब मुझे इसने कहा कि मैंने तुम्हारे अखबार में फ़ोन किया था, मैं तुम्हें एक जॉब देना चाहता था, बट आई कैन नॉट रिवील कि आई एम कॉलिंग टू इंडियन एक्सप्रेस, सो इसलिए मुझे वो सूडोनेम यूज़ करना पड़ा। सो वी हैड क्वाइट अ लॉन्ग डिस्कशन वेयर ही वाज कीन टू हायर मी, एंड आई वाज लाइक, उस जमाने में इंडियन एक्सप्रेस में काम करना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। मुझे आज का नहीं पता, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया से भी बड़ी चीज़ इंडियन एक्सप्रेस समझी जाती, बिकॉज इट वॉज जर्नलिज्म ऑफ करेज। मतलब वो एकमात्र अखबार था जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट समझा जाता था, और गवर्नमेंट के खिलाफ और सबके खिलाफ खूब ज़बरदस्त वो रिपोर्टिंग करता था। तो उन्होंने बात करते कहा, देखो भाई, वी वांट टू हायर यू एज अ क्राइम जर्नलिस्ट। मैंने कहा क्राइम? मैंने बहुत बुरा सा मुंह बनाया, क्राइम कौन करता है, बुरे लोगों के बारे में कौन लिखता है यार, मैं तो दुनिया बदलने के आया हूँ, एजुकेशन के एक्सपोज करूंगा, पॉलिटिकल लोगों को एक्सपोज करूंगा, मैं बीएमसी में जो यहाँ धांधलियां होती हैं वो लिखूंगा, क्राइम नहीं करना मुझे। सो साई की वो मुझे बात आज तक याद है, he said, listen, सारे बुरे आदमी मुस्लिम हैं, सारे गैंगस्टर्स मुस्लिम हैं। I said, what do you mean? I said, दाऊद इब्राहिम देख, हाजी मस्तान देख, करीम लाला देख, छोटा शकील देख, सारे मुसलमान जो है गैंगस्टर्स हैं। मे बी यू कैन बी अ गुड गाय एज अ मुस्लिम रिपोर्टर। मैंने उसका मुंह देखता रहा कि पहले मुझे मैं ऑफेंस लूँ कि ना लूँ, बट देन साई की बातें बड़ी जेन्युइन और बड़ी सिंसियर थी। मैंने कहा ओके, लेट मी ट्राई, और आई नीडेड दिस जॉब वेरी बैडली। उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी और ही वाज स्टार्टिंग वाज वेरी गुड ऑफर। मैंने हाँ कह दी। अब व्हेन आई एक्सेप्टेड क्राइम जर्नलिज्म, उस वक्त आई वाज टोटली एलियन। मैंने कहा ना कि वो लोग वार्ता पत्र छाप करके क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसमें मजा ही नहीं है। आप अगर जर्नलिज्म कर रहे हो तो आप कुछ एक्सक्लूसिव करना चाहिए, कुछ इन डेप्थ करना चाहिए। आई वॉज अ टोटली न्यू गाय, आई नीड टू गो टू एक्स्ट्रा माइल। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करूंगा तो मैं और लोगों की तरह से हो जाऊंगा। मैंने एकदम लाइक अ स्ट्रगलर मैंने ऐसे काम करना शुरू किया कि मैंने वार्ता पत्र देखे। उस जमाने में वहाँ पे सब आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो क्राइम ब्रांच के पहले फ्लोर पे एक डीसीपी, 2 डीसीपी होते थे, एक एडिशनल कमिश्नर होता था, एक जॉइंट कमिश्नर होता था, इस तरफ जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर। इन लोगों के साथ लोग जाते नहीं थे, इनसे लोग मिलते नहीं थे, मुझे पता नहीं क्यों। या तो उनके पास सही क्वेश्चन नहीं होते थे, या मे बी उनको वो शौक नहीं था। आई स्टार्टेड गोइंग टू दिस गाइज एंड आई स्टार्टेड सिटिंग आउटसाइड देयर ऑफिस। अब अगर एक अखबार के बड़ा सा रिपोर्टर जो है, इंडियन एक्सप्रेस का एक क्राइम जर्नलिस्ट 1 घंटे तक बाहर बैठा है, तो वो जॉइंट कमिश्नर उसको डिसमिस नहीं करता, ही कांट इग्नोर हिम, सो ही हैज टू आस्क हिम कि व्हाई यू सिटिंग हियर, व्हाट डू यू वांट। तो मैं उससे कहूंगा, सी आई एम फॉलोइंग सो एंड सो स्टोरी, आई वांट टू नो व्हाट इज द अपडेट। अब ही कांट इग्नोर, he can't say no comments, he can't not give me update उस कहानी के बारे में, जो ये बताएगा जरूर। अब चूंकि मैं उसके सामने आके बैठ गया हूँ, और फिर वो देख भी रहा था कि मैं बिल्कुल भी उससे डरा हुआ नहीं हूँ, या मैं उसके रॉ में नहीं आया हूँ, और मैं अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपको बताऊँ जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा नशा क्या होता है? फ्रंट पेज स्टोरी। आई वॉज नॉट वर्किंग फॉर माई मंथली सैलरी। देखिए, मंथली सैलरी अगर आपने एक अखबार में सिंगल कॉलम भी फाइल कर दिया है ना, आपको सैलरी मिल जाती है। लेकिन मुझे जो फ्रंट पेज पे जो 8 कॉलम फ्लायर आता है, या जो एक कहानी एंकर आती है, जो ये आपको नाम बताऊं बिकॉज जो लोग जानते हैं कि एंकर किसको कहते हैं, बेली स्टोरी किसको कहते हैं, 8 कॉलम फ्लायर, मुझे वो कहानियां करने में बहुत मजा आती थी। यानी सुबह में उठ के अखबार में जब देखिए कि आपने
1 लाख अखबारों के अंदर आपका नाम उसका छपा हुआ है, इट्स अ वेरी वेरी हेडी फीलिंग, आपको नशा होता है। मतलब मैंने और दूसरे नशे नहीं किए हैं तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगा कि लोगों को ऐसे ही फील होता हो जो सक्सेस। इस चीज़ों ने मुझे ड्राइव किया, मैंने और कहानियाँ करने लगा। फिर मुझे खतरे भी जो है वो नहीं, बुरे डर नहीं लगता, मतलब समहाउ आई डोंट नो, मुझे फितरतन जो है डर नहीं लगता, या मे बी आई कैन काइंड ऑफ उस डर से मुकाबला कर सकता हूँ मैं। तो ये नहीं कि मुझे डर नहीं लगता, ऐसा कि आपका पहला बड़ा स्टोरी, आपकी पहली बड़ी स्टोरी क्या थी एक्चुअली बहुत सारी थी यार। मतलब मैंने क्या किया कि मैंने जो हेडलाइन पे पहुंची? बहुत सी, मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई ट्राई एंड टेल यू समथिंग। आई हैव रिटन स्टोरीज अगेंस्ट रिलीजियस सेक्ट्स के हेड्स के बारे में, ओके कि जिन्होंने 400 करोड़ की चैरिटी को मिस अप्रोप्रिएट किया है। आई हैव डन समथिंग अबाउट अ टॉप public prosecutor of the government. I have written about some of the judges who were like involved in some questionable things. ऐसे लिखे मैंने, मतलब मैं, और उस तमाम फ्रंट पेज बन चुके हैं। मैंने उस जमाने में चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के खिलाफ लिखा है मैंने। सो मैंने कहा ना कि वो जब एक बार आदमी पागल हो जाता है तो वो फिर वो पागलपन फिर उसको दिखता नहीं है कि चीफ मिनिस्टर है या होम मिनिस्टर है या कोई बहुत बड़े पद पे कोई अधिकारी हो है। बस मतलब वो उस तरह की धुन में कहानियां करते रहा, फ्रंट पेज उनसे आपको थ्रेट नहीं मिलता था? अ, क्योंकि अगर आप मुंबई में हो और चीफ मिनिस्टर के बारे में लिख रहे हो जी और अखबार, एक बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे आप अपने नाम के साथ छप रहे हो, तो वो थ्रेट का एक एलिमेंट हो सकता है। मतलब वो जो थ्रेट जो होता था ना, बहुत सिविल तरीके का होता था। अच्छा, क्या आपको पता है कि हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आपके बारे में प्रेस काउंसिल में कंप्लेन कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल आपका अधिकार है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की है तो आप प्रेस काउंसिल में भी कंप्लेन कीजिए, आप मेरे खिलाफ जो है डिफेमेशन भी कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, जिस वक्त तक ये केस चलता रहेगा मैं आपके खिलाफ और ज़्यादा कहानियां करता रहूँगा, क्योंकि वो जब बाद में कोर्ट का जब इंस्ट्रक्शन आएगा तब तक बात और है, जब तक नहीं आई तब तक तो मैं एक आज़ाद सा बैल हूँ, फिर जो करूँगा करूँगा। और जर्नलिज्म चौथा स्तंभ है हमारे वो कॉन्स्टिट्यूशन तो का। कोई मानता नहीं है उसको, नहीं मानते? जर्नलिस्ट खुद नहीं मानते। वो खाली लिखा हुआ है और गवर्नमेंट भी नहीं मानती है आजकल। तो मतलब जाने दिए, मतलब मैं थोड़ा सा गलत बटन दब जाएगा, कुछ गलत बोल जाऊंगा इसलिए लेट्स नॉट गो देयर। ओके ओके सर। तो वो धमकियां देते थे, लेकिन फिर जब मैं और कहानियों पे कहानियां करता था तो थोड़े से फिर वो स्टेप बैक करते थे। उनको लग गया था कि वी शुड नॉट डू दिस, अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो अपने आप वो चीज़ खत्म हो जाएगी, तो इसलिए फिर वो चली गई। मुझे खाली एक डीसीपी याद है, नार्कोटिक सेल का एक डीसीपी था, जिसने मेरे चीफ एडिटर को फ़ोन करके कहा था आई विल फिनिश हिम प्रोफेशनली। और जब उसने ऐसा किया तो मैंने और कहानियों के खिलाफ करना शुरू की। जब आदमी जो है वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया और फिर आज तक उसका पता भी नहीं, बॉम्बे पलट के आया भी नहीं, मुंबई पुलिस में पलट के आईपीएस ऑफिसर था, लेकिन उस कहानी के बाद से वो आदमी, मतलब सीरीज ऑफ स्टोरीज के बाद में वो गायब हो गया। तो मतलब लोग देते हैं, थ्रेट देते हैं, और वो आई वुड से इट्स अ जॉब हैजर्ड, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें फेस करना होती हैं बस। सर आपने क्राइम रिपोर्टिंग जो की है, सबसे पहला कौन सा केस था और किसके आपने जो लिखा किसको फॉलो किया था आपने? एक्चुअली उस ज़माने में रोल मॉडल कोई ख़ास थे नहीं, बट Okay. मैं ये कहूँगा कि क्राइम के ज़माने में उस समय बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर्स थे, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, और जिनकी बहुत बड़ी बड़ी शैडोज़ थी। तो मतलब आजकल तो ऐसा किसी भी जर्नलिस्ट को ऐसा होता है कि किसी दाऊद इब्राहिम से मुलाकात कर लिया, इंटरव्यू कर लिया तो उसने एक बहुत बड़ा तीर मार लिया है। लेकिन उस ज़माने में ऐसा था कि जो लोग वाकई कहानियाँ करते थे, स्टोरी, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने उस ज़माने में 93 बॉम्ब ब्लास्ट की रिपोर्टिंग की थी, इट वॉज वेरी गुड, या उन्होंने उस ज़माने कुछ जो कहानियाँ की थी, आई विल से कि मैं उस लेवल पे उनके शैडो को भी क्रॉस नहीं कर सकता था। लेकिन ये ज़रूर था कि मैं चाहता था कि एक अपने लिए अलग पहचान बनाई जाए। मतलब क्या होता है, देखिए क्राइम जर्नलिज्म का सबसे ख़तरनाक हिस्सा क्या है, सोर्सेस इंडिकेटेड, द नेम, सम अननेम्ड सोर्सेस क्लेम्ड। अब आपको पता है कि ये इतना खतरनाक पहलू है ना इस रिपोर्टिंग का, कि आप अपना ओपिनियन या कोई सी भी अनवेरिफाइड अनसब्सटेंशिएटेड चीज़ डाल सकते हैं सोर्सेज का नाम लेकर के, क्योंकि कोई प्रेस रिलीज करके डिनाइल तो देगा नहीं, कुछ होगा नहीं और आपकी कहानी चल पड़ेगी। तो मुझे वो वाला सोर्सेस जो है वाला चीज़, अननोन सोर्सेस। हाँ, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैंने कहानी करके वर्क किया, तो आई विल ऑलवेज ट्राई टू गेट अ वेरिफिकेशन फ्रॉम, इफ नॉट कमिश्नर, इफ नॉट जॉइंट कमिश्नर, इफ नॉट अ डिप्टी कमिश्नर,
एटलीस्ट अ सीनियर पीआई फॉर पुलिस स्टेशन, एटलीस्ट पुलिस इंस्पेक्टर के वो कहे हाँ ना, या उसमें थोड़ा सा और इंक्लूड करे, तब जाके आपकी कहानी क्रेडिबल बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। मतलब यही मैंने अपने जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, फॉर एग्जांपल ज्योतिर्मय डे मेरा शागिर्द था, फॉर एग्जांपल जिग्ना वोरा मेरी शागिर्द थी, मैं इन सबको, गौतम मिंगले जो आज का बहुत बड़ा उभरता सितारा है, इन सबको यही कहा, देखो कहानी कुछ भी लाओ, कहीं से भी लो, सोर्सेज को भी लाए, गेट इट वेरीफाइड फ्रॉम अ टॉप कॉप, बस ये जरूरी था। ओ वाह, तो माफिया से आपका इनकाउंटर कब हुआ? और माफिया बना कैसे सर? मुंबई, इंडिया इतना बड़ा है और मुंबई माफिया इतना फेमस हो गया, इतना बड़ा हो गया, ये कैसे हुआ? देखिए, जहाँ शक्कर होती है ना, वहाँ चूटियाँ आ जाती हैं। इंडिया में, इस देश में सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो मुंबई में। ओके, यानी शेयर मार्केट यहाँ पे है, गोल्ड मार्केट यहाँ पे, फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर, यानी वी आर सिटिंग ऑन पॉट ऑफ गोल्ड। अब जाहिर सी बात है कि दिल्ली में पॉलिटिक्स है लेकिन पैसा उतना नहीं है, या और जगहों पे भी है, लेकिन माफिया को उस चीज़ में हिस्सा नहीं मिल पाएगा। तो अब माफिया पैसे कहाँ से बनाता है? रियल एस्टेट से। कहाँ से बनाता है? फॉर एग्जांपल हॉर्स रेसिंग से। फॉर एग्जांपल उस ज़माने हॉर्स रेसिंग बहुत बड़ी थी, और बॉलीवुड उस ज़माने में, आपको पता है कि आज जैसे कॉर्पोरेटाइज हो गई है इंडस्ट्री, उस ज़माने में नहीं थी। हर कोई ऐरा गैरा आके प्रोड्यूसर बन जाएगा, और फिर वो प्रोड्यूसर जो है, मतलब एक बार नाम आ गया उसका प्रोड्यूसर का, तो वो अपने आप में बड़ा हो जाएगा। तो मतलब एक बहुत ही शेडी से इंसान को इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी मिल जाती थी फिल्म को प्रोड्यूस करके। अब ये शेडी इंसान जो है वो माफिया का फ्रंट होता था। सी, माफिया अपने जितने लीगल पैसे हैं उनको कैसे क्लीन कैसे करेगी, तो उनको क्लीन करने लगती थी बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ बिजनेस। तो होटल खोल दिया, एक कंस्ट्रक्शन का उन्होंने कहीं प्रोजेक्ट डाल दिया भाई। मतलब मेरा एक पुलिस दोस्त कहता था कि अगली लड़ाई माफिया के लिए बिटवीन अंधेरी से लेके बोरीवली के बीच में 5 करोड़ स्क्वायर फीट का झगड़ा है। यानी हर कोई चाहेगा हम उसके अंदर हाथ डालें, हर कोई चाहता है बॉलीवुड के अंदर हिस्से बना ले और अपना, मैं यहाँ से ऐसे पैसे बनाऊं। तो इस तरह से माफिया यहाँ आ गई, और एक ज़माने में खाली दाऊद इब्राहिम का वहाँ पे वर्चस्व था और वो इंडस्ट्री रूल कर रहा था। बट जब राजन उससे अलग हुआ तो राजन और दाऊद दोनों मिलकर के उस पर आने लगे। अरुण गवली ने कभी फिल्म इंडस्ट्री में आने की नहीं सोची, समहाउ ही वाज अ लोकल बॉय, और उसको एस्पिरेशंस थे नहीं कि वो इंडस्ट्री में आए। तो वो लोकली, यानी उसी बाइकला, चिंच पोकली, इस एरिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको वो टैप करना, एक्सप्लॉइट करना कर रहा था। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर राजन और दाऊद ये लोग बहुत ज़्यादा थे। और फिर एक नया गैंगस्टर उस जमाने कहूँ, उस जमाने में अबू सालिम करके था, जो आजमगढ़ से आया हुआ था। ही वॉज मोर ऑफ एन आउटसाइडर, यानी उसने मुंबई में ज़्यादा और गुजारा भी नहीं था अंडरवर्ल्ड के अंदर, और वो इत्तेफाक से हीरो बनने आया था। अच्छा, अबू सालिम हीरो बनने आया? हाँ हाँ। अबू सालिम को ये खुशफहमी थी कि वो बहुत हैंडसम दिखता है, और अबू सालिम ने अपने लोगों से कहा था कि यार मेरा टाइम ख़राब हो गया, कहीं से तकदीर नहीं चली, वरना मैं इतना हैंडसम हूँ कि मैं सलमान से अच्छी मार्केट बना सकता था। तो वो क्राइम में कैसे आ गए और इस लेवल तक? वेल सो क्या कहते हैं, I'm sure आपको पता होगा। बहुत से लोग भाई के धंधा चाहते हैं लेकिन चिपकली बन के रह जाते हैं। तो पॉइंट यही था कि अबू सालिम ने आया इंडस्ट्री में, उसने एक आध फिल्म भी की है, अगर आप मेरी किताब पढ़ेंगे अच्छा, तो उसने कुछ रोल भी किया है बाकायदा, और वो फिल्मों में आना भी चाहता, कुछ बनना भी चाहता। एक्चुअली ऐसे दूसरे गैंगस्टर भी थे जो फिल्मों में आके बनना चाहते थे। देखिए ये माया नगरी है, ये एक ऐसा शोबिज़ है जहाँ लोग चाहते हैं कि आगे फिल्म में कुछ ना कुछ पहचान बनाए। तो और गैंगस्टर्स भी चाहते थे, अबू सालिम ने भी कोशिश की लेकिन नहीं बन पाया। अब फिर जब वो फिल्म में नहीं आ पाया तो सोचा कि थोड़ा भाईगिरी करता हूँ, लेट मी कॉल द शॉट्स, मुझे डॉन बनना चाहिए। तो फिर वो डॉनगिरी करने लगा, लोगों से मिलने लगा। मैं उन फिल्म स्टार्स के नाम नहीं लूंगा जिसके साथ उसका उठना बैठना था, एक दो ले लो सर। फॉर एग्जाम्पल मोनिका बेदी के साथ में, वो तो नॉन फैक्ट्स हैं, नोन फैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम पे उसने जो जाके डिलीवरी की AK-47 की, उसने बैंड्रा में एक स्टार किया। तो मतलब अब ये सब मेरे मित्र हैं, ये सब दोस्त हैं, दे नॉट लाइक इट, बट जानते हैं, पर समझ गए, सब समझ गए। कुछ कहानियां जग जाहिर हैं कि मतलब क्या किया उसने। और कमेंट्स में आ जाएगा नीचे। हाँ, तो बहुत से लोगों को धमकाता था, तो कुछ लोग से डर के मतलब हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई करते थे। कुछ लोग जो है मतलब उनको लगता था कि ये तो भाई का आदमी है, दाऊद का आदमी है, तो मतलब पर से कोई उसकी मोहब्बत या उससे लगाव नहीं था। अब्बू सालिम दाऊद के आदमी थे। सी, अब दाऊद की जो गैंग है ना, एक बहुत बड़ी सी, आप उसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड की ट्री समझ लीजिए। ओके, मतलब दाऊद इज ऑन टॉप, फिर उसका भाई जो है अनीस इब्राहिम आएगा,
और फिर उसका एक तरफ जो है उसकी गैंग का सीईओ छोटा शकील आएगा। अब हुआ ये कि छोटा शकील के हाथ में बहुत पावर है, मतलब वो क्रिकेट बैटिंग, हॉर्स रेसिंग, एक्सटॉर्शन, रियल एस्टेट, फिल्में दिखेगा। अनीस को भी भाई बनना था और उसको भी दाऊद के जैसा भाई बनना था, लेकिन उसके पास कोई छोटा शकील जैसा आदमी नहीं था। तो उसने एक अबू सालिम को कल्टीवेट किया। अबू सालिम आई वुड से कि उसने छोटा शकील की तरह से मुंबई अंडरवर्ल्ड में या मुंबई की गलियों में उसने वो चीज़ें नहीं की थी जो छोटा शकील करके बड़ा हुआ था। तो उसने अबू सालिम काइंड ऑफ टुक अ लिफ्ट लेकर वो जो है बॉम्बे में आ गया था। तो वो अनीस को रिपोर्ट करता था और उसको अनीस को पैसे बना के देने थे। देखिए अंडरवर्ल्ड में क्या होता है कि गैंग लॉर्ड होता है ना, उसके नीचे वाले लोग उसके लिए पैसा बनाते हैं और उसको पैसा देते हैं। अगर उसका बॉस उससे खुश होगा तो उसके वो ही विल गिव पावर टू छोटा, मतलब छोटा शकील को जो है दाऊद पावर देगा बिकॉज ही इज मेकिंग मनी फॉर हिम, ही इज आल्सो टेकिंग केयर ऑफ द गैंग इन सो मेनी वेज कि मतलब लोगों को रिक्रूट करना, हायर करना, शूटर्स, अगर किसी ने उनसे बगावत की तो उसको गोली मार देना, धमका देना। तो अबू सालिम से यही काम जो है अनीस इब्राहिम करवाया करता था। ओके। तो यानी आपको खुद पता है कि अबू सालिम ने जो जो काम किए, फॉर एग्जांपल धमकाना, शूट करना, गोलियां चलाना, यू नो अजीत देवानी, आई मीन ऑल दिस जो उसने शूटिंग्स की हैं। तो ये इसलिए कि लोग डरें, लोग सहमें, लोग पैसे निकालें, और वो सारा पैसा जो है वो अनीस के पास जा रहा था। तो और अनीस वाज दाऊद्स ब्रदर, अनीस वाज दाऊद का सगा भाई। but under the chain of, वेल ही वाज first of all, it's such a beautiful way you've put it, like क्राइम वर्ल्ड को कॉर्पोरेटाइज वर्ड आई थिंक पहली बार कोई यूज कर रहा होगा कि दाऊद ने एक स्ट्रक्चर बनाया था, मतलब एक इसलिए ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम, तो एक प्रेसिडेंट होता है जैसे कोई कंपनी का, फिर वीपीज होते हैं, तो वीपी के पास अपने पर्टिकुलर सेक्शंस होते हैं, करेक्ट, कि वो अलग अलग चीजें देखेगा। बट अनीस कभी भी दाऊद से चलते थे? नहीं, छोटा भाई है उसका। सी दाऊद भी है ना, एक होता है ना कि जैसे दाऊद के पास छोटा शकील था, अनीस को छोटा शकील से प्रॉब्लम जरूर था। ओके, बिकॉज मैं सगा भाई हूँ, आई एम हिज ब्लड, आई एम हिज किथ एंड किन, और ये आदमी जो है वो ज्यादा पावर लिया हुआ है, तो वो दोनों के बीच इश्यूज थे, मतलब शुरू से थे, और दोनों के भी बड़ा, शकील को भी प्रॉब्लम था, अनीस को था, लेकिन दे कुड नॉट डू एनीथिंग बिकॉज ऑल सेड एंड डन दोनों को दाऊद की परवाह है। मतलब शकील को भी जो है दाऊद को अपना वो भाई समझता है, और अनीस का सगा बड़ा भाई है ही। तो इसलिए नोबडी कैन डिफाई दाऊद, लेकिन ये दोनों के बीच में ऑल वाज नॉट वेल। हाउएवर ये कंपनी ऐसे चल रही थी कि वो फिर शकील जो है उसने शरद शेट्टी को कहा कि बैटिंग देख ले, तो वो जो क्रिकेट बैटिंग वगैरह जो थी वो सब शरद शेट्टी देखने लगा। फिर हॉर्स रेसिंग थी, मतलब वो बाकायदा एक अलग सेक्शन था, हवाला और सारा कुछ चलने लगा। और ये अबू साहिब ने प्योरली फोकस किया बॉलीवुड के ऊपर, तो नेचुरली कि बॉलीवुड से करीब भी आ गया, वहां से पैसे भी बनने लगे। फिर उसने एक दो फिल्मों के अंदर जो उसने फ्रंट से रह के मतलब पैसे भी, मतलब लोगों को प्रोड्यूस भी किया था कि लोग बनाने लगे, तो वो इस तरह से चल रही थी वो। तो अबू सलीम कभी इंडिपेंडेंट नहीं हुए? हुआ 1998-1999 के आसपास हो गया। व्हाट हैपेंड वाज के गुलशन कुमार किलिंग के बाद में थिंग्स बिकेम टू हार्ड फॉर हिम, और फिर अनीस का मतलब एक स्टेज से क्या होता है ना कि जो आई वाज गुलशन कुमार शॉट, आई मीन ही वाज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। आई नो पब्लिक डोमेन में बहुत इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, पर समवेयर देयर इज समथिंग दैट इज मिसिंग, अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो। मैंने किताबों में लिखा है, वैसे डिटेल के अंदर अभी किताबें पढ़ेंगे वो सर आप बतायत भी दीजिए सर, वर्बली आपके मुंह से सुनने में जो मजा है वो अलग ही है। सी वो ये था कि अबू सालिम वाज स्टार्टिंग मनी फ्रॉम एवरीवन, हर किसी को थ्रेटन कर रहा था बॉलीवुड में, मतलब रियल एस्टेट में भी बिल्डर्स को भी थ्रेटन कर रहा था। अब नाउ गुलशन कुमार said why would I take nonsense from a gangster, too big gangster like Abu Salim. He was too big, he was a self-made man. उनका अपना एक जो है एक अपना अलग प्राइड था, उनके अलग सेल्फ एस्टीम था। He said कि मैं इससे जो क्यों धमकी लूं, तो और अबू सालिम के लिए ये बाद में एक बात प्रेस्टीज इशू बन गया, यार मैं सबको धमकाता हूँ, सब पैसे दे देते हैं, गुलशन कुमार क्यों नहीं पैसे दे रहा है। और बात यह हुई थी कि 5 करोड़ से वो लोग नेगोशिएट करते करते 5 लाख पे आ गए। बस उनका वो था कि पैसे निकालने हैं, 5 लाख भी दे, पर मतलब उसको लग रहा था अब मेरी ईगो गई, हाउ विल समवन नॉट काउट आउट टू मी, मैं इतना बड़ा गैंगस्टर और गुलशन कुमार मुझे क्यों नहीं दे रहा है जो और लोग दे रहे हैं। मतलब देयर आर स्टोरीज, मतलब ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं जहाँ पे दुबई में मीटिंग्स हुई हैं और उस मीटिंग के अंदर, उस पार्टी के अंदर बहुत से फिल्म स्टार्स मौजूद रहे हैं, सब अबू सलीम को भाई 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 बोल रहे हैं, और ये उसको सीरियसली ले नहीं रहा, बल्कि उसका फोन पटक दे रहा है, उसको उल्टा जवाब दे रहा है। तो ये जो है चीज गुलशन कुमार के बारे में अबू सलीम ने कहा कि मुझे फिर से
इसको सबक सिखाना होगा, इसको आई हैव टू मेक हिम अ लेसन, और फिर उसने गुलशन कुमार की हत्या करवा दी। देयर आर सो मेनी अदर रीजंस आल्सो कि वो प्रोफेशनल थी, और यानी बॉलीवुड के अंदर और लोग जो थे जो गुलशन कुमार जी से जो है नाराज थे और दे वांटेड टू टेक रिवेंज, तो वो सारे भी अपने एक अंडरटोन्स हैं। बट बेसिकली मेन ये था कि गुलशन कुमार की हत्या के पीछे अबू सालिम जो था वो लोगों को बताना चाहता, जो उसने कभी एक्सेप्ट किया नहीं। मतलब जब मैंने जिस दिन जो है आई थिंक 12 अगस्त 1997 को जब गुलशन कुमार जी की हत्या हुई है, आई वाज द फर्स्ट वन टू कॉल अबू सालिम। क्यों जो है आपने गुलशन कुमार की हत्या कराई? तो ये अबू सालिम ने उसका भी डिनाई किया। उसने कहा कि मैंने हत्या नहीं कराई है, अगर तुम्हें करना है तो तुम जाके उस वक्त LK अडवाणी जो होम मिनिस्टर थे उनसे बात कर लो। मतलब ही वाज ट्राइंग टू शिफ्ट द ओनर्स, ही वाज ट्राइंग टू से कि मैंने हत्या नहीं की है। हालांकि एक हफ्ता पहले यानी 5 अगस्त 1997 को जब सुभाष घाई के बाहर कुछ लोग घर के बाहर अरेस्ट हुए थे बिकॉज दे वर ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू किल हिम और व्हाटएवर, उस वक्त जब मैंने फ़ोन किया था अबू सालिम को कि भाई क्या हो रहा है, बिकॉज सुभाष घाई पे हमला करा चुका था, राजीव राय के ऊपर अपने लोगों को भेज चुका था, बल्कि उसने और फिल्म स्टार्स भी अटेम्प्ट किए थे। आई विल नॉट नेम देम, खाली चीज़ें कॉन्ट्रोवर्शियल लगेंगी। ओके। लेकिन उसने कहा कि मैं सिर्फ लोगों को धमकी दे रहा था, लेकिन अगले हफ्ते मैं जो करूंगा वो तुम देखना। तो यानी ये उसने 5 अगस्त को कह दिया था। ये मैंने उस ज़माने में भी अपने एक्सप्रेस की स्टोरी में लिखा था। तो उस ज़माने मैंने फ़ौरन जो है जाके जॉइंट कमिश्नर को इत्तला की थी कि अबू सालिम ऐसा कुछ कर रहा है। तो लोगों को डर था कि शायद पहलाज नीलानी जो है वो ज़माने में इसके फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड के एक चीफ थे शायद, तो उनको सिक्योरिटी दे दी गई कि शायद वो ख़तरे में ना आ जाए। लेकिन फिर गुलशन कुमार जो है उनकी हत्या अबू सालिम ने कराई, जो देयर वर लॉट ऑफ प्रूफ्स, ये बातें कोर्ट में आई, चीज़ें आई जो उसने आज तक एक्सेप्ट नहीं की। एक्सट्रेडिशन भी हुआ उसका, हुआ लिस्बन से, उसने वहाँ भी जो है उनके नाम पे उसको एक्सट्राइड नहीं किया। 8 केसेस जो हुए हैं वो बॉम्ब ब्लास्ट के और दूसरे हैं, बट ये केस में उसको एक्सट्राइड नहीं किया गया है। तो ये अजीब बात है। ये आप कितने गैंगस्टर्स से मिले हैं? यार मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, क्यों मुझे तकलीफ डालना चाह रहे हो? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब किन किन से मिले हो आप? अरुण गौरी से मिल चुका हूँ, हरसुल जेल में जाके औरंगाबाद में, और उसके दगड़ी चौल में भी। ओके। अबू सालिम से मुलाकात कर चुका हूँ कोर्ट की हियरिंग्स में, और वो मुझसे हर बार बहुत नाराज़ रहता है क्योंकि उसको लग रहा था कि मुझे उसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ लिखना चाहिए, लेकिन मैंने उसके लिए अच्छी चीज़ नहीं लिखी। जब मैंने किताब लिखी थी माय नेम इज़ अबू सालिम, तो उसने कोर्ट में जाके मेरी किताब बैन भी करवा दी थी। फिर मैंने उसके खिलाफ एक केस कराया कि दिस कोर्ट जो डेजिग्नेटेड कोर्ट है उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है मेरी किताब को बैन करने का। तब हाई कोर्ट जब मैंने जाके पिटीशन फाइल की तो हाई कोर्ट ने उस बैन को जो है वो फ्री किया था, और बाकायदा स्ट्रिक्चर्स भी देखे भाई ये कोर्ट का काम है सिर्फ उसको प्रोसिक्यूट करना, किसी किताब को बैन करना उनका काम है नहीं। तो अबू सालिम काफ़ी नाराज़ भी था कि यार मैं अपनी कहानी लिख रहा हूँ, आई एम सच अ गुड मैन, ये आदमी जो गैंगस्टर लिख रहा है, ये आदमी मेरे बारे में उल्टी सीधी लिख रहा है, तो नाराज़ था। तो उससे मिल चुका हूँ। एक खालिद पहलवान है जो उनसे मुलाकात मैंने दुबई में की थी, जो दाऊद के गुरु थे, ही इज़ दाऊद्स मेंटोर। तो मेरी पूरी किताब दाऊद्स मेंटोर इज़ अबाउट खालिद, माय मीटिंग हिम, टॉकिंग टू हिम पर्सनली। तो मैंने कई बार जाके दुबई में उससे मुलाकात की और फिर मैंने आके कहानी को डिटेल में रिसर्च करके लिखी है। ऐसे बहुत से लोग हैं, बट दाऊद इब्राहिम से नहीं मिला हूँ मैं। दाऊद इब्राहिम से नहीं मिले आप? छोटे छोटे से आपको पता है बहुत लोगों को ये लगता है कि आप दाऊद इब्राहिम से मिले हैं क्योंकि आपने ब्लैक फ्राइडे लिखी है, डोंगरी टू दुबई लिखी है, तो जाहिर सी बात है अगर एक परसेप्शन भी है तो वो है कि आप दाऊद से पर्सनली मिले हैं। बहुत से लोग बात हुई है? हाँ, फोन मैंने पे? इंटरव्यू की, कई बार बात की उससे, सही बात है। लेकिन मिले क्यों नहीं आप सर? हाँ जी, मेरा माई पॉइंट इसके 2 चीज़ें थी। सबसे पहले मुझे दाऊद इब्राहिम से मिलना कोई गर्व की बात लगती नहीं है। ऑल सेड डाउन इज अ गैंगस्टर नंबर 1। मतलब किसी गैंगस्टर मिलने की क्या बात है, मतलब अगर आपकी फ़ोन पे बात हो जा रही है, अगर आप उसका इंटरव्यू कर लें, तो आई डोंट थिंक इट्स सच अ मैटर ऑफ प्राइड। ए बी, दाऊद इब्राहिम से मिलना हमेशा कॉम्प्लिकेशन होगा। ओके। मतलब देखिए, एक ज़माना था जब दाऊद जो है 1980 से पहले ही वाज नॉट ग्लोबल टेररिस्ट, ही वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी द टॉप टेररिस्ट नंबर 1 इन इंडिया। 1984 तक के ज़माने में वो एक गैंगस्टर था मुंबई गलियों में, इसलिए वो एक अलग तरह का सीन था। आज जब 93 ब्लास्ट हो चुके हैं, जब यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है और इंडिया के बहुत से केस में उसका नाम है, तब उससे मिलने की बात अलग होगी। मुझसे कुछ लोगों ने बाकायदा कहा कि आप भाई से ना आप मक्का या मदीना जा सकते हैं उम्रा के यहाँ पे, और आपकी वहाँ मुलाकात करा सकते हैं, या हम ऐसी थर्ड जगह पे आपकी मुलाकात दाऊद से करा सकते हैं ना। वैसे देखो भाई, मक्का मदीना में जा चुका हूँ, लेकिन मुझे भाई से नहीं मिलना, दाऊद हो या किसी भी भाई से मुझे वहाँ नहीं मिलना, बिकॉज रिलीजन का मैटर है, और वाई शुड आई,
ही नोज के एंड इट इज योर पायस प्लेस। ऑफ कोर्स। तो मतलब नहीं, वो कह रहे सब लोग आते हैं, बाकायदा पूरी दुनिया के लोग आते हैं, आप मिल रहे हैं। कहा यार वहाँ क्यों मिल रहा हूँ, व्हाई एम आई लुकिंग फॉर एक्सक्यूज। और मतलब मैंने कहा ना कि मुझे कभी भी दाऊद से मुलाकात का बहुत शौक नहीं था। ओके, बिकॉज मतलब माई होल थिंग इज कि मेरी कहानियां उससे मुलाकात किए बगैर हो सकती हैं। नाउ दूसरी बात, जो मैंने इंटरव्यू भी किया है उसका अपने जो मैंने इंडेक्स में तब 1980 में मैंने छापा था और बाद में डोंगरी दुबई में लिखा है। आप एक बात ये देखिए कि गैंगस्टर्स हमेशा उसको लगता है कि ही इज द विक्टिम ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। वो ये माइंडसेट होता है हर गैंगस्टर का। हाँ, आपने बहुत लोगों से बात की है, तो ये सबसे बात की, मतलब अरुण सब गौरव से अपने आप भी मतलब मैं रॉबिन हुड हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ, पुलिस ने मुझे फ्रेम किया है, मुझ पे केसेस लाद दिए हैं, मैं तो नेक आदमी हूँ, मैं लोगों की भलाई कर रहा था, मजबूरी से मैं ये बन गया, मुझे भागना पड़ा। मतलब सिर्फ यही नहीं, मतलब आई एम सेइंग नॉट जस्ट दाऊद, मतलब दाऊद ने भी अपने इंटरव्यू यही कहा, मैं ड्रग का काम नहीं करता। अब पुलिस ने सारे केसेस बना रखे हैं, तो फिर लेकिन उसने कहा मैं ड्रग का काम नहीं करता। फिर बहुत सी बातें, मतलब मैं आपको खाली एक कोटेबल कोट बताऊं दाऊद का जो मुझे आज तक याद है। मैंने कहा कि फिर भाई आप जब इतना सब नहीं करते हैं तो फिर आप पुलिस ने आप पे इतने सारे केसेस कैसे बिल्ड किए हैं? भाई देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। अगर आपने कुछ नहीं किया होता तो इतनी सारे केसेस की लंबी लिस्ट आपके बारे में कैसे लगी है? जो उसने सेंटेंस कहा था बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस था। उसने कहा दाऊद जैदी साहब याद रखिए, मैं 1947 में नहीं था, अगर मैं होता तो इंडिया के पार्टीशन का इल्जाम मुझ पे लगा देते हैं लोग कि मेरी वजह से बंटवारा हुआ है, मैंने इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा किया है। तो इसे इसके मुझ पे सिर्फ उनको एक चाहिए इल्जाम लगाने के लिए कोई, तो मुझ पे उन्होंने इल्जाम लगा दिया। तो लाइक इस तरह हमने तकरीबन 1.5-2 घंटे हमने बात की थी इंटरव्यू में। और फिर बाद में उसने मुझे फैक्स भी किया था दाऊद ने, क्योंकि मैंने कहा था देखिए मुझे इस बात का लिखे रूप चाहिए कि आपने बातें कही हैं और मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ। तो फिर छोटे शकील से जो मैंने जो ऑर्गेनाइज किया था वो इंटरव्यू फैक्स किया, मैंने अपने एडिटर को दिखाया। दाऊद से मतलब वाया छोटा शकील, आप मतलब ही इज अ मेन गाय। द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हाँ, उस जमाने में छोटे शकील से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, आज भी दोस्ती है एक्चुअली, लेकिन उस जमाने में ज्यादा अच्छी दोस्ती थी, उसने मेरा वो करा दिया था। और फिर वो इंटरव्यू मैंने एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे आया था, 1998 का जमाना था वो। तो वो मेरा कहना है कि अब जब मेरी सारी बात हो चुकी है और जब मैं फोन पे भी उससे यही सुन रहा हूँ कि ही इज अ गुड गाय, ही हैज बीन फ्रेम्ड, पुलिस ने केस लगाए हैं, जो अरुण गली कह चुका है, जो अबू सालिम कह चुका है, जो और दूसरे गैंगस्टर्स भी कह चुके हैं, तो मेरा उससे मुलाकात करके कोई नई चीज मुझे नहीं मिलेगी। अच्छा, दूसरी बात, दाऊद के सारे रिलेटिव्स यहाँ है, पहचान वाले, दोस्त वाले, उन्होंने सारी उसकी कहानियां जैसी हैं वो एज इन मुझे बताई है। तो इसलिए आई जस्ट थॉट कि ना मिलना बेहतर होगा। और प्लस ऑब्वियसली अगर जरा से भी भनक लग गई कि आप मिले हैं तो टोटल 24 आवर सर्विलेंस होगा आपके ऊपर। सर्वेलेंस होगा, सवाल जवाब होंगे, पुलिस वाले बोलेंगे कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, क्या हुआ था, क्यों मिले थे। अब माई होल थिंग इसके जिंदगी में आदमी फ्रीडम चाहता है, मुझे ये सारी चीजों को सवाल जवाब नहीं देनी है, मुझे उनको। और जबकि काम फोन पे हो रहा है। सो माई होल थिंग इज कि अच्छा, और अंडरवर्ल्ड के डॉन से बात करके ऐसा सेट ना कि आपको कभी रियल पिक्चर नहीं मिलेगा। फिल्टर्स तो होते ही होंगे ना, वो हमेशा अपनी जैसे आज पीआर टीम्स होती हैं कि ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये अगर पूछे तो ऐसे डिफ्लेक्ट करना है, जो आज हमारे पॉलिटिक्स में भी होता है। तो आई थिंक आई एम श्योर उस टाइम पे तो मतलब उस जमाने लोगों ने दाऊद के बारे में जब आउटलुक में एक वो आर्टिकल छपा था, पब्लिक एनिमी नंबर 1, सो दाऊद के लोगों ने बाकायदा वहां जाके जो है उसमें तोड़-फोड़ की थी, एंड दाऊद वाज वेरी अफेक्टेड, मैं पब्लिक एनिमी नंबर 1 क्यों हूँ, मैंने ऐसा क्या कर लिया है। अब ये 1983 ब्लास्ट के बाद की स्टोरी ना, लोगों ने कहा नंबर 1 उसको ही बना दिया उन्होंने, नंबर 1 अक्यूज नंबर 1 दाऊद इब्राहिम था, जो मुंबई के अंदर इतना बड़ा टेररिस्ट एक्ट हुआ। तो वही मैं कह रहा हूँ, इससे बातचीत करने के बाद आई डोंट थिंक But how was he while on phone talking to? Well, Was he a gentleman or was he rough? no, he was not. एक होता है ना गैंगस्टर का एक परसेप्शन होता है कि ए रे क्या रे ऐसे बात करेंगे। फिल्मों से आया है। हाँ वही मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ मेरा आपसे। हाँ मेरा ऐसा मानना है कि जो हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना कि वो गैंगस्टर गाली दे के बात कर रहा है और गैंगस्टर इस तरह की बिहेव कर रहा है, वो फिल्मी परसेप्शन है। रियल लाइफ का माफिया काफी सिविलाइज्ड होता है, मतलब जिन लोगों से मैं मिला हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दाऊद से आपने बात की फोन पे, जैसे आपने कहा 2 घंटे बात हुई है, इंटरव्यू हुआ, अगर क्योंकि आपने 2 घंटे कहा तो ये मेरा सवाल आया दिमाग में कि उसने कोई भी एक इंसान अगर गाली देगा ना, आप जितने भी बड़े आप बोलोगे कि नहीं रिपोर्ट करना है, तुझे फेमस ही नहीं करना है जा। मैं आपको कह रहा हूँ कि बड़ी गालियां छोड़ दिए, दाऊद ने लफ्ज चे का इस्तेमाल भी नहीं, जो च से आप जो बोलते हैं गाली, वो वाली गाली उसने इस्तेमाल नहीं की है। ओके, यानी मेरा ये कहना है कि भाई देखिए, हो सकता है कि दूसरे लोगों के साथ दें, हो सकता है उसे गुस्सा है तो गाली देता हो, लेकिन मेरे साथ उस 1.5-2 घंटे के इंटरव्यू में वो अच्छी उर्दू में बात कर रहा था, उसकी जबान में कोई भी गुस्सा या एजिटेशन नहीं था,
और वो बहुत अच्छे से बात कर रहा था। मतलब मैं खुद हैरान था कि मतलब देखिए जब आप आदमी किसी गैंगस्टर से बात करता है उसको लगता है कि जो हम लोग फिल्म में देख चुके हैं, वही मैं बहुत गुस्से में गाली गलौच एकदम, वो बिल्कुल वैसा नहीं था। तो मतलब मैं हैरान था कि वैसी बात कैसे कर, बल्कि मैं दाऊदी की नहीं, मैं कह रहा हूँ इन छोटे शकील भी बहुत अच्छी उर्दू में बात करता है और बहुत अच्छी शाफत से पेश आता है। या चलिए इन दोनों की बात छोड़ दिए, मैंने अरुण गवली से मुलाकात की है, अरुण गवली भी हमेशा ऐसे हाथ जोड़ा रहता है, नमस्कार, ये वो बातें, मतलब बहुत ही तहजीब से बहुत अच्छी से बात ही करता है। एक परसेप्शन था सर कि अगर जैसे ये ऑब्वियसली गूगल पे है तो मैं जी। ऐसे आपसे कुछ नहीं पूछ रहा हूँ जी। जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जी। पर आपका राय जानना चाहता हूँ। जी। एक ये था कि बोला जाता था कि मुंबई में अगर कोई दाऊद को बीट कर सकता है, आई एम यूजिंग अ वेरी सॉफ्ट वर्ड, बीट कर सकता है, वो अरुण गवली है। शिकस्त यू मीन मात दे सकता है? नो, ये आपने भी पढ़ा ही होगा, सो आई एम नॉट आस्किंग समथिंग दैट्स नॉट इन पब्लिक डोमेन। मतलब ये तो राइवल थे, मतलब राइवल से ये उम्मीद तो की जाती कभी भी है। साथ में नहीं थे वो, नहीं थे, दे वर वर्किंग टुगेदर। Exactly. देयर वाज अ टाइम जब दाऊद अरुण गवली साथ में थे, बट देन हुआ ये था कि दाऊद जो है वो ही वाज ऑलवेज वांटेड टू बी द टॉप मैन, और अरुण गवली और रमा नायक और ये सब लोग दाऊद के साथ थे, लेकिन दाऊद को इनमें बड़ा होना था, अरुण गवली को बराबरी का होना था। लेकिन उसके बाद जब रमा नायक की जब एनकाउंटर हुई है, जो एक पुलिस के जरिए हुई थी, और अरुण गवली फिल्म भी आई है ना उनपे, हाँ फिल्म भी आई है ना उनपे। रमा नायक के ऊपर, नहीं 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 रमा नायक के लिए नहीं है नहीं, वो, रमा नायक जो है वो अरुण गवली का मेंटोर था, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और उनकी एक BRA गैंग थी बाइकला में। BRA यानी बाबू रेशम, रमा नायक R एंड अरुण गवली A। तो उसमें रमा नायक जो है उसको अरुण गवली बहुत मानता था। इसका इनकाउंटर जो है वो हो गया था चेंबूर में एक पुलिस इंस्पेक्टर के जरिए, जो अरुण गवली का कहना है कि दाऊद के इशारे पे हुआ। तब उसने दाऊद से बगावत की, तब उसने अलग हटके तो अपनी गैंग बनाई, और फिर लेकिन वो मात इसलिए नहीं हो सकती थी बिकॉज ऑल सेड एंड डन अरुण गवली वाज अ लोकल डॉन, हिज रीच डिड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड बाइकला एरिया, और बाइकला के अलावा थोड़ा सा कांजुरमार्ग के उसका हाथ था, लेकिन वो एक्सटेंड हुआ ही नहीं। वाइल दाऊद मुंबई में उसका बहुत उसका इन्फ्लुएंस थी, फिर उसके अलावा दिल्ली में थी, नेपाल में थी, पाकिस्तान में तो बैठा हुआ ही है, दुबई में कनेक्शन थे। माय पॉइंट इज गैंग वाज फार एंड वाइड मच लार्जर देन अरुण गवली, इसलिए उसको बीट नहीं कर सकता था। इनफैक्ट छोटा रजन जो इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू से मैन पावर, और चूंकि दाऊद के लिए लोगों को मैनेज करता था, तो और उसके रिक्रूटमेंट, जेल में लोगों को देखना भालना, बहुत कुछ हैंडल करना, छोड़ो वहां तक पहुंचने के बाद भी वो दाऊद को उतनी तकलीफ नहीं दे सकता था, बिकॉज द वेरी फैक्ट के दाऊद हैड अ वेरी ह्यूज गैंग एंड अ मच बिगर सेटअप देन छोटा राजन और अरुण गवली। प्लस आई एम श्योर ही मस्ट हैव बिल्ट हिमसेल्फ विद सो मेनी लेयर्स कि हाँ। उन तक पहुंचना है तो आपको इतने लेयर्स क्रॉस करके आना तो पड़ता। एज ए सेड कि पहले दुबई में था तब भी वो सेफ था, उसका जब पाकिस्तान चला गया फिर तो पाकिस्तान में तो उसको और आईएसआई की तरफ से और पाकिस्तानी आर्मी की तरफ सपोर्ट मिल गई। अब आप आर्मी को आईएसआई को कैसे बीट करके वहां तक पहुंचेंगे आप? तो दैट वाज थोड़ा सा बहुत एम्बिशियस था वो। आपने इंटरव्यूज किए हैं, पर आपकी जो किताब आई थी दी फेमस ब्लैक फ्राइडे, आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुना उस ब्लैक फ्राइडे बुक के ऊपर। आपकी जो बुक आई थी ब्लैक फ्राइडे, फिर जब मूवी बनी, बैन हुई थी, काफी साल कार्रवाई चल गई, बैन हुई, फिर फाइनली एक 2 साल 2002 में आई थी बुक, 2004 में फिल्म आई थी। करेक्ट। हाउ डिड ब्लैक फ्राइडे हैपन फॉर यू? क्योंकि अगर मैं जस्ट टाइमलाइन ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन सोचूं, आपने बोला कि आप दाऊद से कभी नहीं मिले। 1993 का जो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था, उस टाइम पे क्राइम जर्नलिज्म में आपने जैसे कहा आपसे आपके सीनियर्स थे जिनकी शैडो तक आपने बढ़, तो जो ब्लैक फ्राइडे, दैट द होल बुक एंड द रीजन टू राइट द बुक विद फैक्ट्स एंड लाइक यू सेड checked facts with the police, not unknown sources, हुआ कैसे? How did this happen for you? The book you mean? The book and the whole journey of it. I want to know your journey behind Black Friday. कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी आपके लिए, छोटे से में बताइए। बुक तो प्लीज अगर जिन्होंने नहीं खरीदा है प्लीज खरीदिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्लीज पढ़िए। इट्स ब्रिलियंट, इट्स सो क्रिस्पली रिटन। थैंक यू कुरान। हुआ ये था कि मेरे मित्र और मेरे गुरु जनाब विक्रम चंद्रा उस ज़माने में जो है वो मुंबई आए हुए थे, सेक्रेड गेम्स की रिसर्च कर रहे थे। सो विक्रम हैज़ रिटन लॉट ऑफ बुक्स अर्लियर, लेकिन माफिया पर उन्होंने लिखा नहीं इससे पहले। तो उन्होंने सोचा सीक्रेट गेम्स जो है फुल फ्लेड्ज वो किताब लिखना चाह रहे थे वो, और वो आके रिसर्च करें। उनको बॉम्बे में किसी क्राइम रिपोर्टर की तलाश थी जो उनको
ले जाए गैंगस्टर्स के अड्डों पे, गैंगस्टर से मिला है, बॉम्बे की डोंगरी की गलियां घुमाए, उनको एक रियल फील आना चाहिए उसका। तो मेरे साथ घूम रहे थे, तकरीबन साल 1.5 साल के बाद मुझसे कह रहे, हुसैन तुमको इतना सब पता है, इतने तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तुम कुछ किताब क्यों नहीं लिखते? मुझे लगा कि यार मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं 400-500 शब्द की स्टोरी लिखने वाला आदमी हूँ अखबार के अंदर, कहानियां लिखना अपने आप में मतलब इट्स बियॉन्ड मी। मतलब मुझे लगा कि मैं एक छोटा सा पंछी हूँ, मैं वो ईगल नहीं हूँ जो आसमान की सैर कर सके। लेकिन विक्रम ने मुझे विश्वास दिलाया कि हुसैन इट्स मच ईजियर टू डू दिस, यानी अगर तुम 1000 वर्ड की समझ लो अगर अपनी फीचर आर्टिकल लिखते हो, ऐसे 50 आर्टिकल लिखोगे, किताब बन जाएगी। ही मेड इट सो सिंपल फॉर मी कि फिर मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए ईजी है करना। तो उन्होंने मुझे पेंगुइन के टॉप बॉस से मिलाया, जिन्होंने जो है मुझे कहा, हमने काफ़ी डिस्कस की। सेज के क्यों नहीं तुम हाजी उस्तान का लिखते हो, करीम लाला का लिखते हो, और फिर बात करते करते बात आ गई कि क्यों ना तुम 1993 ब्लास्ट कर लिखते हो। मुझे लगा कि ब्लास्ट के बारे में लिखना आसान होगा बिकॉज चार्जशीट फाइल हो गई थी उस जमाने में, 10,000 पन्नों से ज़्यादा बड़ी चार्जशीट थी, 200 के लगभग अक्यूज थे। मुंबई क्राइम ब्रांच के बाद इसको सीबीआई भी जो है तहकीक कर रही थी। आई जस्ट थॉट कि ये सब बहुत इजी होगा करना, मैंने फौरन हामीकारी भर दी। लेकिन जब मैं किताब लिखने बैठा तब आई रियलाइज कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं एक तालाब खोद रहा हूँ, बट एक्चुअली वो एक समंदर था। यानी आप सोचिए ना, 10,000 पन्ने पढ़ना, यानी आप You went through the whole चार्जशीट? अरे मैंने उसको पूरा एक ही चीज पढ़ी। आपको मैं जो ये कहानी बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये कहाँ से मेरी हिम्मत घटना शुरू हुई। उस वक्त में सीबीआई के एक डीएसपी थे, जनाब रमन त्यागी साहब, मेरे बहुत से मित्र हैं। मैं किसी तरह उन तक पहुंच गया और उन तक मैंने पहुंच के कहा कि त्यागी साहब मुझे जो है बॉम्ब ब्लास्ट पे आपकी हेल्प चाहिए। तो उन्होंने कहा कैसी हेल्प चाहिए? वो मुझे मतलब बताना चाहते कि भाई तुम्हारे बस का नहीं होगा, तुमसे होगा नहीं। तो कह रहे कैसी हेल्प चाहिए? मैंने कहा मैं सारे डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहता हूँ, सब करना चाहता हूँ। तो जैसे ये आपका बड़ा सा कमरा है ना, उन्होंने जाके ताला खोला और दरवाज़ा खोल के कहा, ये है तुम्हारा बॉम्ब ब्लास्ट का। आप सोचिए, थप्पी पे थप्पी फाइलें, डॉजियर्स, स्टेटमेंट्स। मैं कुछ देर देखता रहा, मेरा दिल बैठ गया, मैं कैसे करूँगा, हाउ विल आई डू। मतलब वो मेरा सबसे बड़ा पहले चैलेंज था। बट फिर रमन त्यागी ने मुझे हेल्प करना शुरू की और यानी फिर घंटों मेरे साथ वो बैठते थे और वो मुझे हेल्प करने लगे। अच्छा, सबसे बढ़िया बात मतलब ऐसे हुई कि मैं कहूँगा कि ब्लैक फ्राइडे कुड बी ओनली पॉसिबल बिकॉज आई गॉट सम डिवाइन हेल्प। मतलब अगर खुदा की मेहरबानी ना होती तो शायद वो मुझ जैसा एक मामूली आदमी कर नहीं पाता था। रमन त्यागी सीबीआई का वो एनसाइक्लोपीडिया थे। उस जमाने में कंप्यूटर्स वैसे नहीं थे, घर आज जैसे गूगल हो, स्वाप कर लो, करेक्ट। आप एक बटन दबाओ और रमन त्यागी वो एनसाइक्लोपीडिया जो आपको सामने सारी पूरा आप नाम बताओ उसके, कहाँ अरेस्ट हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, बताना शुरू कर देगा। सो दिस वाज द सीबीआई साइड ऑफ इट। अब मुझे अंदर जाके कॉन्स्पिरेसी और अंदर जाके अक्यूज का क्या हुआ वो समझना था। तो दूसरी चीज़ मैंने करना शुरू की कि मुझे टाडा कोर्ट में जब ट्रायल चल रही थी तो आई वाज अ जर्नलिस्ट, सो दे गिव मी एन एक्सेस कि मैं जाऊं। तो मैं जब वहां जाता था टाडा कोर्ट में, तो उन्होंने क्या किया था कि आर्थर रोड जेल को ही उन्होंने काट के अंदर टाडा कोर्ट बना दिया था। और फिर वहाँ सारे अक्यूज, चूंकि 200 लोगों को वहाँ से सेशंस कोर्ट लाना अपना एक सिक्योरिटी चैलेंज था। तो मैं वहाँ जाके याकूब मेमन से बात करूँ, मैं जो वहाँ पे असगर मुकादम था उससे बात करूँ, तमाम लोगों से जो अक्यूज थे उनसे फर्स्ट हैंड बात करने लगा कोर्ट में? हाँ, कोर्ट के उस प्रेमाइसेस में। चूंकि देखिए ट्रायल तो एक एक अक्यूज की होती है, बट बाद में बीच में एक टी ब्रेक है, लंच ब्रेक है, वो बाहर निकलते हैं, उसमें उस फ्रेंड से बात करते हैं, तो उनसे मिलना, इंटरेक्शन करना, बात कोर्ट करना। का माहौल बहुत ही प्रोटेक्टेड होगा ना उस टाइम पे। तो ऐसे सेट है कि वो आर्थर रोड की जेल के अंदर था, यानी स्पेशल कोर्ट? हाँ स्पेशल कोर्ट, आप जेल के बाहर नहीं जाएंगे। वही मैं सोच हाँ, इतने। ये जो आर्थर रोड जेल है ना, आपको पहले जब जाके आप रिसेप्शन में मिलेंगे तो पहले तो आपको अंदर जाने के लिए बैरिकेड्स होते हैं, आप बैरिकेड से अंदर जाएंगे, फिर जो बाहर है, बाहर से एक आदमी रेडियो पे मैसेज भेजेगा। फॉर एग्जाम्पल वो मराठी में बोलता है, हे हुसैन जयदी साहेब, इंडियन एक्सप्रेस बंदा आले है, हे रिपोर्टर आहेत यांना कोर्टमध्ये यायचे परवानगी देऊ काय? जब वो रेडियो पे रिले करेगा तो अंदर बैठेगा, मी विचारतो जज साहेबांना मग थोड़ा सांगतो। वो जज साहब के पास जाएगा और जज साहब जब बोलेंगे आने दो, फिर यहाँ से रिपोर्टर जाएगा अंदर, वॉक करेगा, मतलब इट्स क्वाइट अ ह्यूज वॉक, और वो वॉक करके अंदर जाएगा। फिर वो वहाँ पे कोर्ट रूम है, पहले फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे कोर्ट रूम था, नीचे कैंटीन थी,
आप जाके कोर्ट की प्रोसीडिंग देखेंगे, अगर वहाँ पे कोई अक्यूज बाहर बैठे हैं आप उनसे इंटरेक्शन कर सकते। दिस वॉज देयर फॉर अ ईयर और सो, या 1.5 साल तक मैं जाके उनसे बात करता रहा। और फिर मैंने कहा सारे लोगों से, याकूब मेमन से लेके जो मैंने सारे नाम बता रहा हूँ, दे ओपनड अप टू मी, दे स्टार्ट टॉकिंग टू मी, दे स्टार्ट डिस्कसिंग। उन सब में एक लिंक मिसिंग था, उस्मान जान खान, जो मेरी किताब में बादशाह खान के नाम से है। ओके। ही वॉज अप्रूवर। एंड आपको पता है कि उस आदमी की सबसे बड़ी रिसोर्सफुलनेस ये थी कि वो ट्रेनिंग में था, टाइगर विन का खास आदमी था, और फिर दुबई गया था, मतलब यहाँ से दुबई और कराची गया था, वहाँ से आके प्लानिंग में था, कॉन्स्पिरेसी में था, इनफैक्ट इवन बॉम्ब प्लांटिंग में था। तो वो ऐसा आदमी मुझे वहाँ नहीं मिला था अंदर। आई आफ्टर मीटिंग एंड टॉकिंग टू ऑल ऑफ देम आई थॉट मुझे इससे मिलना चाहिए। अब उस्मान जान खान से जब मैं मिला तो उस्मान बहुत डरा हुआ था, उसको लगा कि शायद मैं सीबीआई का आदमी हूँ, प्लांट किया गया हूँ, या मैं अक्यूज की तरफ से आऊँ। मैंने घंटों उसके बाद बैठना शुरू किया। आपको पता है मैं सैटरडे मॉर्निंग उसके पास जाता था, पूरी सैटरडे उसके उस छोटे से घर में, वो उसके बाद सैंडा क्रूज में रहता था, उसके घर के बाहर बैठा था और उसके बातें करता था। उसकी बीवी बहुत नाराज हुई थी, क्या किसको बुला लिया, एक घर में नया फर्नीचर पैदा कर लिया तुमने। और वो मैं जाके उससे बातें करता था। फिर संडे बैठता, क्योंकि भाई हफ्ते के 5-6 दिन में रिपोर्टिंग कर रहा था और बाद में ये कर रहा था। तो द होल पॉइंट इज के पुलिस, क्राइम ब्रांच, सीबीआई, अक्यूज्ड, लॉयर्स, पूरे बाकायदा लॉयर थे। फॉर एग्जाम्पल नितिन प्रधान जो है डिफेंस के लॉयर थे, फिर फरहाना मोलेदीना थी, फिर सुभाष कांसे थे, एडवोकेट अब्बास काजमी थे, ये बाकायदा लोग थे। बल्कि फिर बहुत से लोगों से भी और मैंने बात की। बट आई एम श्योर ये लोग पहले ही कंफर्टेबल नहीं होंगे कि अच्छा ठीक है, हाँ कोई जर्नलिस्ट आए बात कर लो, सब खोल नहीं, यू हैड टू ईज देम इन, नो? तो देवर एक्चुअली जाने के बाद वो लोग कंफर्टेबल हो गए थे, लेकिन जब मैंने किताब लिखी तो लोग बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मैं कौम का गद्दार हूँ, मैंने उनकी सपोर्ट में लिखा नहीं है, और फिर वो लोग मुझे जान से मार देना चाहते थे। सच में? आपको मैं कहानी सुना रहा हूँ हाँ। कि फिर जब मैंने किताब छापने का सोचा कि मैं अपने हाथ से जाके वो किताब, जज प्रमोद कोड़े थे जो 14 साल उन्होंने उस कोर्ट पे प्रिसाइड किया, आई जस्ट थॉट कि मैं एक दिन किताब में लिख चुका हूँ, उनको जाके मैं दूं। मैंने 4 साल रिसर्च किए और 4 साल में मैंने इतना कुछ पढ़ डाला, इतने इंटरव्यूज किए, इतना कुछ लिख डाला कि मैं आई डोंट थिंक मैं वैसी कोई चीज़ वापस कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं किताब देने के लिए जाता हूँ और जो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया कि वो रीडर बाहर से रेडियो पर रिले करेगा कि हुसैन जैदी आले है रिपोर्टर न्यूज़पेपर से, इनको मुलाकात करनी है, उस दिन जज ने मुझे अंदर आने से परमिशन मना कर दी, क्योंकि he has been told कि the accused are very angry with him, there is a threat to his life if he comes inside the court। यानी मुझे डर था कि बॉम्बलास्ट के अक्यूज शायद मुझ पे हमला करके मुझे तकलीफ पहुंचा सकते हैं। आपको डर नहीं लगा? अब क्या मतलब कोर्ट के अंदर क्या डर लगेगा और मतलब क्या होगा, बट आई जस्ट थॉट कि मैंने लोगों को नाराज कर दिया अपनी किताब लिख करके। हालांकि मुझे लगा कि मैंने ब्लैक फ्राइडे के अंदर उनकी सपोर्ट में मैंने बहुत कुछ लिखा है, जिस तरह मुंबई पुलिस ने उनको टॉर्चर किया है और उनको जिस तरह से उनके साथ एक्सट्रैक्ट किए हैं, जैसा जो कहानियां, जो एविडेंस है उसके अंदर। बट समहाउ दे वर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, यानी क्योंकि उनको लगा कि वो मुझसे जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं शायद मैं वो उस तरह डिटेल में नहीं लिखूंगा जो मैंने बाद में लेकिन लिखी डिटेल में, तो शायद कोई नाराज़गी हो गई और वो उससे मिलना नहीं चाह रहे थे, ऐसा कुछ हुआ था। दैट वाज ब्लैक फ्राइडे। दैट वाज ब्लैक फ्राइडे। हुआ ये कि ब्लैक फ्राइडे करने की, जब मैं ब्लैक फ्राइडे कर रहा था उसके बाद कैसे आपने बोला कि यार ये मतलब जर्नलिज्म नहीं, मुझे राइटर भी बनना है? नहीं, मैं जर्नलिस्ट था। मैं 1998 में मैंने लिखना शुरू किया था और ये किताब 2001 में तो आ गई थी 4 साल के बाद में। लेकिन वो ये कि मैंने एक बात देखी कि उस जमाने में कोई नॉन फिक्शन कर नहीं रहा था। ओके। मतलब इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग थे जिन लोगों ने जो है वो कहानियां लिखी हैं और जो वो है, मतलब मसला ये कि रिपोर्टर थे, जर्नलिस्ट थे, उन लोगों ने कोई किताब लिखी नहीं है। और जिन लोगों में मैंने एहसान भी किए हैं, मतलब ऐसे बहुत से रिपोर्टर थे पुराने ज़माने के जिन पे मैंने एहसान किए, उनको एहसानमंद उनके बजाय वो कहते नहीं मैंने कौन हुसैन जैदी, मैंने उसकी किताब पढ़ी भी नहीं है। तो मतलब सुन के से तकलीफ होती है यार, कम से कम इंसान की तरह से शुक्रगुजार नहीं हो रहे हो तो कम से कम ऐसे इंसानों जैसी, जानवरों जैसी हरकत मत करो, क्योंकि नाशुक्रा तो खैर जानवर भी नहीं होता। But anyway, I was very hurt to hear कि they were finding pride in not knowing me or not reading my book. So किसी ने भी उस जमाने में किताबें नहीं लिखी। यानी when I was trying to do some research कि भाई दाऊद के बारे में कोई किताब लिखी है क्या, किसी ने लिखी नहीं है। मैंने सोचा कि हाजी मस्तान पे, करीम लाला पे, माफिया की हिस्ट्री पे कोई लिखा है क्या, किसी ने लिखी नहीं है। तो तब मैंने सोचा ऐसी जर्नलिस्ट का हमेशा, एक अच्छे जर्नलिस्ट का हमेशा ख्याल होता है कि वो पेज 1 स्टोरी स्कोर करे,
वो एक एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी लाया जिससे पहले कोई लाया नहीं है। तो ब्लैक फ्राइडे आने के बाद एंड द वे इट गॉट रिस्पॉन्स के उसको अनुराग कश्यप ने सोचा उसकी फिल्म बनाई जाए और मिड डे ने सोचा उसको प्रोड्यूस करेंगे, तो मैंने सोचा कि मुझे और ऐसी किताबें जो अब तक नहीं लिखी गई हैं, आई शुड बी डूइंग एज अ जर्नलिस्ट पाथ ब्रेकिंग स्टोरीज। तब मैंने डोंगरी दुबई लिखना शुरू की, और जब मैं डोंगरी टू दुबई लिख रहा था उस लिखते दरमियान मैंने सोचा कि महिलाओं के बारे में कोई किताब नहीं लिखी गई है, विमेन क्रिमिनल्स, आपको पता है, जबकि I wanted to know about this Yeah. because you've written a book which nobody has touched. मैंने वही कहा ना कि 7 साल लगे मुझे डोंगरी दुबई करने में। आई टुक 7 years to, मतलब ब्लैक फ्राइडे 4 साल में लिखी थी, डोंगरी दुबई लिखने में मुझे 7 साल के। उतना रिसर्च लगा हाँ, आपको। अरे इट्स अ हिस्ट्री ऑफ 6 decades ऑफ मुंबई माफिया। मैंने वही कहा ना कि आप ये जो इतने बड़े लोग हैं, इन लोगों ने ऐसी कोई चीज अटेम्प्ट भी नहीं किए, और आज खाली उसको लोग उसके ऊपर अपना ओपिनियन रखते हैं। एनीवे, सो मैंने जब उसको 7 साल में लिख रहा था, लिखते लिखते एक सेक्शन जो मैंने अजीब सा देखा कि विमेन क्रिमिनल के बारे में बहुत सी मटेरियल अवेलेबल है, बट किसी ने उसको लिखा नहीं है। तो मैंने आपसे बताया कि मेरा जो दोस्त, मेरा शागिर्द ज्योति डे, उसने मुझसे आके पहले पूछा कि हुसैन भाई मुझे भी किताब लिखना है आपकी तरह। तो मैंने कहा यार महिलाओं के लिए लिखो, विमेन क्रिमिनल कोई किसी ने लिखी नहीं है। आई वाज डूइंग डोंगरी दुबई, तो आई थॉट कि यार वो लिखेगा, बट ही गॉट बिजी बिकॉज ही वाज आल्सो इनटू क्राइम जर्नलिज्म, तो वो नहीं लिख पाया। तो फिर जब मैंने डोंगरी दुबई खत्म कर ली तो मैंने सोचा कि इसको भी अलग से लिखा जाए। तो देन आई थॉट ऑफ विमेन क्रिमिनल्स व्हिच बिकेम माफिया क्वींस ऑफ मुंबई। I know. तो Have you met anyone out of them? ओह, आई मेट लोग। You met Gangubai? नहीं, गंगूबाई मुझसे पहले मर चुकी थी। मतलब मेरे Who did you meet? Who was the one at that time जिनकी आहद गौली को मिल चुका, मोनिका बेदी को मिला मैं, और हसीना परकार को मिल चुका हूँ, बहुत सी महिलाएं। मुझे एक ऐसे विमेन क्रिमिनल के बारे में बताइए जिनके बारे में वाकई में के हालात की वजह से उनको क्राइम की दुनिया में एंटर करना पड़ा, बिकॉज ये कहानी वुमन में बिलीवेबल भी है और ट्रू भी हो सकती है। मैं एक बात बोलूं, हालात को ना कमजोर लोग ब्लेम करते हैं। कमजोर ही हो सकता मतलब हालात तो सभी के खराब होते हैं, बट हर कोई तो जर्नलिस्ट, हर कोई तो क्रिमिनल नहीं बन जाता। करेक्ट। तो आप खाली नहीं यार मैं तो हालात, भाई आपके साथ ठीक है बुरा हुआ होगा, आप या तो कोर्ट में जाके कंप्लेन कीजिए, या आप जो है मतलब दूसरा तरीका इख्तियार कीजिए अपने प्रोटेस्ट को जाहिर करने का, बट आप कानून तोड़ करके अपने हालात को जस्टिफाई नहीं कर सकते। सो ब्यूटीफुल मैसेज, हाँ, ब्यूटीफुल मैसेज। ऑल दोस, मतलब मेरा कहना है कि हालात, पुलिस, सिस्टम, गवर्नमेंट, दे विल ऑलवेज बी अनफेयर टू यू, माय पॉइंट इज दैट, बट आप उस अनफेयरनेस की वजह से आप बगावत नहीं कर सकते। आप ये नहीं यार मैंने कानून अपने हाथ में इसलिए लिया ताकि मैं, कानून ने मुझ पर जुल्म किया था, अब मैं जुल्म को ठीक कर सकूं। टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। आप देखिए जिंदगी में मैंने जो बड़े बूढ़े से सुना है कि या तो आप जालिम हो जाइए या मजलूम हो जाइए, और इट्स ऑलवेज बेटर कि जालिम होने से बेहतर कि आप मजलूम रहिए। क्योंकि अगर आप जालिम बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरा हमेशा कहना, आज जो आदमी क्रिमिनल बनता है, क्या उसकी गोली जो लोगों को मारती है, क्या उसको हक है वो जान लेने का? बिल्कुल नहीं। क्या उसको हक है वो लोगों को तकलीफ पहुंचाने का? आप अगर हालात की वजह से क्रिमिनल बने हैं तो किसी की जान क्यों ले रहे हैं? किसी के बच्चों के बाप को क्यों मार रहे हैं? किसी के परिवार को क्यों खत्म कर रहे हैं आप? और मतलब प्रॉब्लम यही ना कि आदमी जिस वजह से, मतलब हालात के साथ क्रिमिनल बना है, वो उस हालात को दूसरों की जिंदगी में क्यों पैदा कर रहा है। ऐसे टेररिस्ट भी है जो कहता है कि नहीं मुझे दुनिया ने टेररिस्ट बना दिया। भाई दुनिया ने आपको नहीं पता है कि आप बेगुनाह लोगों पे बॉम्ब डालिए, बेगुनाह लोगों को सताइए? ना तो आपके खुद के असूल हैं, ना आपके बुजुर्गों ने बताया, ना आपकी किताबों में है, लेकिन वो हालात को ब्लेम करके दे आर जस्ट लुकिंग फॉर अ जस्टिफिकेशन कि मैं क्रिमिनल इसलिए बना। सबको होना चाहिए था, सब बन जाना चाहिए था, सबको क्रिमिनल बनना चाहिए था, ऐसे नहीं कर सकते। तो एनार्की हो जाती सर। तो ये जो विमेन क्रिमिनल भी है ना, अब देखिए औरतें, आपको ये बात बताऊं, सबसे पहले बहुत कोमल होती हैं। मैं इसीलिए पूछ रहा था ये सवाल। यस, दूसरी बहुत What खूबसूरत। hardens them to become like this? बस देखिए लाइफ में हमको हर बार चॉइस मिलती है। माय पॉइंट इज कि सबको जो है चॉइस होती है अपने लाइफ में क्या करने के लिए। माय होल पॉइंट इज कि जिस वक्त वो ये चॉइस करते हैं, ये औरतें हो या मर्द हो, कि मुझे ये रास्ता इख्तियार करना है, उस वक्त उनके लिए दूसरा रास्ता भी होता है। माय होल पॉइंट इज कि वो अपने अंदर के जानवर पे कितना काबू कर सकते हैं। होता सबके अंदर है। होता सबके अंदर है। देखिए ये बात याद रखिएगा कि अच्छे अच्छे जो महात्मा, अच्छे अच्छे ऋषि, अच्छे अच्छे लोग जो नेक लोग हैं, उनके साथ भी वो परेशानी आई है
कि उनके अंदर के जानवर ने उनको कहा कि गुमराह हो जाओ, बट अगर आपने उस जानवर को काबू कर लिया तो आप उस जो आपको टेम्पटेशन होता है ना टू टेक टू रॉन्ग साइड, आप उससे दूर हो जाएंगे। इन लोगों के साथ भी विमेन क्रिमिनल्स भी, मैंने कहा भाई अगर हस्बैंड मर गया, व्हाई शुड यू बिकम अ क्रिमिनल? मान लो कि आप पे पुलिस ने कोई केस आपने अनफेयरली लगा दिया, व्हाई डू यू थिंक बिकमिंग क्रिमिनल इज अ सोल्यूशन? मतलब आप कोर्ट की अदालत जो है खटखटाइए, या मे भी अगर आपके अंदर शराफत का जो एसेंस है, आप शरीफ रहिए। व्हाई डू यू हैव टू ब्रेक द लॉ टू प्रूव समथिंग टू समवन? सो ये जो बातें हैं ना कि बेचारी हालात कैसे बन गई और ये औरतों ने इसलिए कदम उठा लिया, हम्बग है, इट्स ऑल, इसमें कोई दम नहीं है। मेरा कहना यही है कि ये खाली हम लोगों को एक बड़ा सा अनफाउंडेड जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि हालात सबके खराब होते हैं, बुरा टाइम सब पे आता है, परेशानियों से सब गुजरते हैं, हम सब पे डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे हैं कितने बुरे रहे। क्या क्या कॉमन फैक्टर रहा था जब आपने बोला आप बहुत सारे विमेन क्रिमिनल्स या माफिया से मिले हैं? व्हाट इज अ कॉमन थिंग, या कुछ ऐसा होता है कि ये इनको अलग करता है बाकियों से? कुछ है ऐसा जो आप क्रिमिनल औरतें क्रिमिनल या क्रिमिनल औरतें, बिकॉज क्रिमिनल्स के ऊपर तो वो तो एक कॉमन फैक्टर हो ही गया, उसके लेयरिंग के नीचे क्योंकि औरतें जैसे आपने कहा कोमल होती हैं, तो वो तोड़ना और हार्डन होना वो बहुत ही बड़ा एक होता है ना कि व्हाट इज द कॉमन थ्रेड यू हैव सीन? आपको तो इंसान की सबसे बुरी चीज क्या है? ही सीक्स पावर। उसको पावर चाहिए, और उस पावर के लिए ना वो कत्लेआम करेगा, खून रेजी करेगा, चोरी करेगा, लोगों को दबाएगा, लोगों को कुचलेगा, लोगों के साथ बदसलूकी करेगा ताकि वो ऊपर रहे। मतलब ये जो पावर ना, आपको पावर की भूख सब जगह मिलेगी, नले एवरीवेयर। यानी आपको अंडरवर्ल्ड में मिलेगी, आपको छोटे क्रिमिनल में मिलेगी, आपको बड़े क्रिमिनल में मिलेगी, आपको स्कैमस्टर में मिलेगी, आपको हर जगह पॉलिटिक्स में मिलेगी। ये जो पावर की भूख है ना, ये इंसान से बुरे काम करवाती है। यही प्रॉब्लम महिलाओं की है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जिनाबाई दारूवाली, फॉर एग्जाम्पल पापा मनी, फॉर एग्जाम्पल ये जितनी गंगूबाई, आप इन कहानियों को देख लीजिए। हसीना वॉज नॉट द माफिया क्वीन, बट उसका हुआ कि वो दाऊद की बहन थी, तो लोग उसे ऑटोमेटिकली डरने लगे, अरे आपा, हसीना आपा, दाऊद भाई की बहन। तो वो एक ऑटोमेटिकली लोगों ने फियर फैक्टर उसके वजह से आ गया। बट माई रिसर्च इंडिकेट कि शी वॉज नॉट अ माफिया क्वीन एज सच। सो ये जो औरतें जिनके नाम दे दिए, जिना भाई हो, पापा मनी हो, गंगूबाई हो, इनकी जिंदगी में एक स्टेज ऐसी आई ना जहां पे दे थॉट दे हैव टू wield पावर, उनको पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसमें फिर उन्होंने कुछ मक्कारियां की। फॉर एग्जाम्पल जिना भाई वो पुलिस खबरी, जिना भाई जो दारू बेचती थी, जिना भाई जो पुलिस की खबरी थी, तो उसने क्या किया, क्राइम ब्रांच के टॉप ऑफिसर्स के साथ माइंड गेम किए, और जिन गैंगस्टर्स वो जानती थी, दाऊद इब्राहिम, हाजी मुस्तान, करीम लाला, इनको इसने अपनी एक पट्टी पढ़ाई। शी वॉज अ पावर ब्रोकर, शी वॉज अ पावर प्लेयर। एक ऐसी बुढ़िया जिसका बेटा मर चुका हो, जो गरीब थी, एक जमाने में फ्रीडम फाइटर थी, उस औरत को क्या जरूरत है ये सब करने की? शी थॉट शी गेट सम पावर। पापा मनी, शी वॉज अ रैक पिकर, वो रैक पिकर थी धारावी में, और ऐसी हरकतें करती थी। सडनली शी गॉट क्लोज टू वरदराजन एंड देन शी फेल्ट पावर एंड शी वेंट इनटू ड्रग बिजनेस आफ्टर वरदराजन डाइड। मतलब मैं आपको बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल गंगूबाई काठियावाड़ी, वो तो शी वाज सोल्ड इनटू अ ब्राज़ल। माय होल थिंग इज के अब वो अगर उसमें बेच दी गई है तो शी वुड हैव ट्राइड टू एस्केप फ्रॉम देयर। मतलब हमारी कहानी में ये हमने जो लिखा था कि जब उसको एक पठान ने आगे सताना शुरू किया तो उसने करीम लाला से हेल्प मांगी, करीम लाला ने उसको हेल्प की। आई थिंक शी वुड आल्सो गॉन टू करीम लाला सेड कि यार मुझे निकलवा दो, मुझे नहीं करना है। वो पढ़ी लिखी औरत थी, बट फिर उसने सोचा कि वो जाके शी विल चेंज द होल औरतों का जो वहाँ पे वो है, और फिर वो इलेक्शन में गई और शी स्टार्ट डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल जो फिल्म की जो एक्ट्रेसेस अबू सालिम से और दाऊद से क्लोज हुई, क्यों क्लोज हुई? उनको टॉप एक्ट्रेस बनना था। अब उनको लगा कि ये अबू सालिम जो लोगों को धमकी देगा, जो अबू सालिम ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लोगों को धमकी दे के उनको रोल भी दिलाए, जो बाद में उस वजह से देवर काइंड ऑफ बैनिश्ड, और लोगों ने उनको जो इंडस्ट्री में, क्यों? उनको रोल चाहिए था, उनको पावर फील हो रहा था। माई होल थिंग इज के इसी तरह से आप देखेंगे बहुत से क्रिमिनल कि जहाँ पे उनको बड़ा बनने के लिए पावर की जरूरत थी, तो फिर मर्डर, मेहम, एक्सटॉर्शन, मनी, सारा कुछ करते रहे। अब जिन लोगों ने समझे वायलेंट क्राइम नहीं किए, जो स्कैमस्टर्स थे, उन लोगों ने जो स्कैम्स किए, क्यों?
उनको पैसा चाहिए। वाई? अगेन मनी इज एन इंडिकेशन ऑफ पावर। आप लोगों को पैसे खरीद सकते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को, पुलिस ऑफिसर्स को, दूसरे लोगों को। आप पैसा जो है उन चीज़ों को ब्रेक कर सकता है। सो माई होल थिंग इज कि अगर इंसान अपने अंदर के जानवर पे काबू रखे तो लाइफ में बहुत सी गलत चीज़ों से रुक सकता है। पॉलिटिशियंस का, बिकॉज आई, मेरा जो मानना है कि विदाउट पॉलिटिशियंस इन्वॉल्वमेंट आप जहां भी हो वहां पे कुछ नहीं हो सकता। जी। तो जो माफिया इतनी बड़ी हुई, क्योंकि मुंबई माफिया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज द थिंग, बिल्कुल विदाउट पॉलिटिशियंस तो हो ही नहीं सकता। सर, मुंबई माफिया को पॉलिटिशियंस नहीं बड़ा किया है, मुंबई माफिया को पुलिस वालों ने बड़ा किया है। देखिए आपको ये बता दें, मुंबई शहर के अंदर दो लोग बड़े पावरफुल होते हैं। कौन होती है? एक खाकी वर्दी वाला। जब भी खाकी वर्दी वाला सीरियस हो जाएगा ना कि मुझे मेरे प्रदेश में क्राइम नहीं चाहिए, मैं आपको कहूँ किसी की मजाल नहीं है कि वो अपनी आग झपक सके। पुलिस वाला, वर्दी वाला, वो अपने आप में एक बहुत सीरियस आदमी होता है जो शहर में कानून व्यवस्था को सही कर सकता है। तो क्यों नहीं करते हैं? आई थिंक बहुत से केसेस में वो लोग करना चाहते हैं, पर हाथ बंधे हुए हैं। बट वो ऊपर से अगर किसी होम मिनिस्टर का फोन आ गया या उनके जो ऊपर के नेता ने कुछ कर दिया तो वो बेचारा फिर कुछ नहीं कर पाता। पर नेता क्यों नहीं चाहता कि मेरा देश, मेरा शहर क्लीन हो? क्योंकि नेता को वोट बैंक जो है वो मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो है एक पर्टिकुलर स्लम के अंदर एक भाई है, वो आपको 12,000 15,000 वोट दिला देगा, तो नेता को वोट बैंक संभाल के रखना है। आप देखिए बॉम्बे की ऐसी बहुत सी सड़कें, बहुत सी जगह सिर्फ कंजेशन में इसलिए खराब है क्योंकि पूरा स्लम वहां से मूव नहीं किया जा सकता। और पूरा स्लम क्यों नहीं मूव किया जा सकता? क्योंकि वो जो आपका नेता है वो उसका वोट बैंक है। अब अगर कोई पुलिस वाला चाहेगा भी वो क्लीन करना, वो नेता उसको फोन करके मना कर देगा। कहाँ जाना है तुझे? गढ़चिरौली भेजूं, तुझे जलगांव भेजूं, मुंबई में शराफत से रहेगा नहीं रहेगा? अब ये पुलिस वाला जो करना भी चाह रहे थे, बोलेगा मैं नौकरी संभालू, अपना घर संभालू, मैं यही रहूंगा, क्या कर सकते हैं। और जो लोग नहीं चाहते हैं फिर आप उनको थोड़ा सा एक लिफाफा पहुंच जाता है और उसकी वजह से कुछ नहीं करते वो। सैड नो, वेल, वेरी सैड। दिस इज द काइंड ऑफ पीपल वी चूज। हम चाहते हैं कि बदले चीजें, पर दिखता तो नहीं है। हम नहीं बदलना चाहते, हम खुश रहना चाहते हैं इन चीजों के साथ में। हम वी आर ओके विद इट, वी हैव बिकम नम टू दीस थिंग्स। एक्चुअली यू आर राइट, हम नम हो चुके हैं। हम कचरा देखते रास्तों पे, हम इग्नोर कर लेते हैं। हाँ, वो फॉरेनर्स जो आजकल आते हैं जी, उनकी यहाँ नजरें यहाँ होती है, हम ऐसे चल रहे हैं जी। नहीं, हम आपसे कह रहे हैं कि हमको लाइफ में मैं बताऊं, वी काइंड ऑफ टेक एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल, जब स्लम डॉग मिलियनेयर बनी थी, मैं बहुत खून से खौल गया था उस फिल्म को देख करके। इंडिया इज नॉट अ स्लम, हम वी आर मोर देन स्लम। लेकिन आप लोगों ने इस फिल्म को हिट कर दिया, आपने उस कहानी को आर्ट बना दिया। व्हाई डोंट यू टेक ऑफेंस? दिस इज नॉट इंडिया। मतलब आपके जब मार्वल सीरीज के अंदर जब उन्होंने अगेन जब एक छोटा पोजीशन इंडिया का दिखाया, तब कलकत्ता का स्लम को दिखाया। वी आर अ ब्यूटिफुल कंट्री, वी शुड फील बैड अबाउट इट। प्लीज डोंट प्रोजेक्ट दिस कंट्री रॉन्ग वे। वी हैव कल्चर। अरे हम बता रहे हैं ना कि हमारे पास नालंदा है, हमारे पास यूनिवर्सिटीज है, हमारे पास इल्म है, हमारा ज्ञान है। मतलब भारतीय कल्चर, मैंने कहा ना कि मैं जब पीएचडी कर रहा था, मैं आपको वर्ल्ड के टॉप 4 कल्चर्स में इंडिया है, एंड इंडिया कल्चर सबसे ज्यादा रिच है। मतलब लोग आज चाइना को, लोग ग्रीक को, लोग पर्शियन कल्चर्स की बातें करते हैं, हमारा कल्चर सबसे सुप्रीम है। बट यू नो व्हाट, हम स्लम दिखाने लगे, हम गुर्बत दिखाने लगे। वी हैव काइंड ऑफ अग्रीड, हाँ भाई इंडिया को तुम स्लम दिखा दो। अरे भाई क्यों? व्हाई आर यू नॉट टेकिंग ऑफ इट टू दिस? और आप क्यों नहीं चाहते कि आपके देश में सुधार आए, आपके देश को अच्छा बताया जाए? प्रॉब्लम यही है कि आप जब यूरोप को दिखाएंगे, अमेरिका को दिखाएंगे, बहुत खूबसूरत दिखाएंगे, भारत को दिखाएंगे आप स्लम दिखाएंगे, आप झोपड़ी दिखाएंगे, आप गुर्बत दिखाएंगे, एंड वी आर हैप्पी विद इट। हमें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन सर? एक मेरे पास बहुत टाइम से एक सवाल था। व्हाई डिड दाऊद लीव मुंबई? सी व्हाट हैपेंड कि उसने, दाऊद ने बहुत से, क्योंकि रातों रात उनको भागना पड़ा। रातों रात मतलब नहीं भागना पड़ा, इन अ वे आई वुड से कि उसके क्राइम बहुत से हो गए थे, इतने हो गए थे कि देश छोड़ना पड़े। पुलिस उसको अरेस्ट करने जा रही थी। दाऊद डिडंट वांट टू गेट अरेस्टेड। देखिए उसने काफी वक्त जेल में गुजारा है। मतलब फॉर एग्जांपल साबरमती जेल इन गुजरात, मुंबई की जेलों में उसने, दाऊद ने काफी जेलों में वक्त गुजारा है। नाउ जेल्स आर नॉट 5 स्टार प्लेसेस। आप जो एक आदमी आलीशान तरीके से रहने का आदी हो गया है, जहाँ बहुत अच्छा खाना, हजारों लोग जी हुजूरी जी भाई करने लगे हैं, आपको उठा के एक कमरे में कैद कर दिया गया।
तो दाऊद didn't want to get arrested and be put behind the bars. फिर उसने जो मर्डर्स कर लिए थे वो मर्डर में श्योर फायर दाऊद लंबा अंदर जाने वाला था. अब उसने सोचा कि इससे बेहतर कि मैं यहाँ जेलों में पड़ा रहूं, इससे अच्छा कोई दूसरे देश में जाके बहुत अच्छे से रह सकता हूँ. पर जेल से दूसरे देश जाना ऐसे कैसे हो सकता है? वेल आई मीन दूसरे जेल में ना जाता ना, इसलिए वो फरार कर गया ना. 1986 में जब उसको पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी तो वहां से निकल गया वो. तो देश और- छोड़ना इज नॉट इजी सर. वेल आज तो बहुत आसान है, दुबई 2.5 घंटे में पहुंच जाता आदमी. नहीं बट आपके ऊपर अगर वो है तो आपका रेड फ्लैग होगा ना. आज तो कुछ हो पाया क्या दाऊद का? मतलब माय होल पॉइंट इज कि ही एस्केप्ड इन 1986. वी आर सिटिंग इन 2024. आप बताइए कि कितने साल गुजर गए हैं? तकरीबन 38 इयर्स. बट डू यू थिंक इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू एक्सट्रैक्ट हिम? वो नहीं चाहती. दाऊद ने 2 बार ऑफर किया था सरेंडर का. ऑफर किया था. Yes. He could have been like extradited and he surrendered. मतलब मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ. उस वक्त एडवोकेट राम जेठमलानी से कहा, जो लंदन में थे, उससे राम जेठमलानी से कहा कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मेरी 3 शर्तें हैं और सिर्फ इन 3 शर्तों में मेरा कुछ भी नहीं है. उसका ऐसा मानना है कि क्या मैं, नहीं शर्तें थी सर? वो कहता है कि मैं मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में मेरा कोई हाथ नहीं है. 1993 ब्लास्ट के अंदर टाइगर मेमन इन्वॉल्व था, मैं नहीं हूँ. तो मुझे आप उस केस में प्रोसिक्यूट कर लीजिए, बाकी केस आपके फ्रेम्ड है और आपके मुझ पे जो है वो मत चलाइए, वो कर लीजिए. दूसरा कह रहा था मुझे जेल में मत रखिए, क्योंकि जेल में मेरी हत्या हो सकती है, मेरे बहुत से दुश्मन है, वहाँ कोई भी उसको मार देगा, तो आप जेल में मुझे आप हाउस अरेस्ट पे रखिए. दूसरा वो कह रहा था जैसे अबू सलीम को रखा. जैसे अबू सलीम, नहीं अबू सलीम जेल में है. अभी है. एक जब आए थे तो हाउस अरेस्ट में थे ना. आप वैसे बहुत इज्जत से उन लोगों का नाम ले रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा खल रहा है. नहीं इज्जत से नहीं रहा हूँ. आई एम सेइंग कि आई थिंक जब वो आया था मंत्रालय के यहाँ पे जो नहीं वो जो C7 बंगलो था, C7 बंगलो. वो बंगलो नहीं है, वो सीबीआई का स्पेशल टास्क फोर्स का ऑफिस है. He was being interrogated there and he was just brought in there for questioning and they were still figuring out कि उसको कौन सी जेल में रखना है. करेक्ट. अर्थर रोड में उसको रखा था जहाँ पे उसका जो है मोहम्मद डोसा, मुस्तफा डोसा से झगड़ा हो रहा था और दूसरे गैंगस्टर्स उसको थ्रेट था. फिर उसको वहां से ना तलोजा जेल डाल दिया. तो ही वाज नेवर केप्ट दैट वे जो उसको रखा गया. दाऊद ने, उसको डर था कि उसको जेल में मार दिया जाएगा, उसको डर था कि उस पर बहुत से दूसरे केस लगा दिए जाएंगे, तो उसने कहा हाउस अरेस्ट रखो, खाई बॉम्ब ब्लास्ट करो, जेल में मत डालो. 3 उसकी शर्तें थी, बट उसको गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया. एंड व्हाट हैपेंड, उसके दाऊद उसके बाद और बड़ा हो गया. 1994 में उसने ये ऑफर रखा था. उसके बाद तो फिर ही वेंट टू पाकिस्तान, और फिर जो हिंदुस्तान में जो सारी चीजें होती रही, इतने सारे क्राइम्स होते रहे जिसमें दाऊद का हाथ था, he could have been stopped, he could have been brought back. पाकिस्तान इतना क्यों श्रेय दे रहा है? और ये पाकिस्तान को भारत से से बहुत दुश्मन है. उसको अपनी बैंकरप्सी, अपने फाइनेंशियल क्राइसिस, अपनी प्रॉब्लम की परवाह नहीं. देखिए पॉलिटिक्स का सबसे ब्यूटीफुल बात क्या होती है आपको पता है? आई शुड नॉट से ब्यूटीफुल, आई वुड से कि सबसे मैनिपुलेटिव बात क्या होती है? वो सामने के मुद्दों को कैसे आपसे हटाएं, वो एक बड़ा डाइवर्जन कर देता है और आपको डाइवर्ट करके आपको उस मुद्दे में उलझा देता है ताकि आप इस मुद्दे की तरफ उठाए नहीं. पाकिस्तान चाहता है कि उसकी आवाम उसको उसकी बैंकरप्सी से सवाल ना करे. आपकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, आपके लोग बहुत करप्शन में है, आपकी देश चल नहीं रही है, आप बहुत प्रॉब्लम के अंदर है, इस चीज से कैसे हटाया जाए? तो कश्मीर का मुद्दा उठा देते हैं, हम पे जुल्म हो गया है, हमको कश्मीर नहीं गया. और उस मुद्दे को उठाने के लिए उनको जरूरी है एक आदमी उनके लिए काम करता रहे जो इंडिया में बहुत इन्फ्लुएंशियल है. दाऊद इब्राहिम, दे नो इज वेरी पावरफुल, ही इज वेरी सोर्सफुल. सो दाऊद को संभाल के रखा हुआ है ताकि वो उनकी लिए यहाँ पे इंडिया में काम करता रहे. जबकि उन पाकिस्तानियों को फिलहाल इस बात का अंदाजा शायद है कि नहीं, मुझे नहीं पता, हो भी सकता है कि बिकॉज कि वो दाऊद वहां रह कर के उनकी हुकूमत चला रहा है. जावेद मियादाद ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि दाऊद जब चाहे तब वो प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, जब चाहे प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है. एंड ही इज समधी ऑफ दाऊद इब्राहिम एंड ही इज ऑल्सो अ क्रिकेटर, और इंडिया पाकिस्तान का सबसे जब वो क्रिकेटर रह चुका है. प्लीज टेक हिम सीरियसली. अब जब वो कह रहा है तो वहां की पाकिस्तानी गवर्नमेंट को या तो उसको डिनाई करे, डिसमिस करे, या फिर वाकई तहकीक करे कि एक फ्यूजिटिव गैंग लॉर्ड फ्रॉम इंडिया इज रूलिंग द पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड मिस मैनेजिंग टू, मतलब वहां के प्राइम मिनिस्टर को चुनना, डिपोज करना, वो करता जा रहा है. फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट कर रहे होंगे दाऊद को पाकिस्तान, नहीं दाऊद पाकिस्तान को. हो सकता है, ये मुझे वरना कोई इन्फ्लुएंशियल इतना शायद. आई विल नॉट एबल टू कमेंट अबाउट कि वजह वो फाइनेंशियली को हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट वेल ही इज हैविंग गुड टाइम. वहाँ की जो एक्ट्रेसेस हैं वो उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो उसके सामने. दाऊद की लाइफस्टाइल के बारे में कुछ पता है? वो कैसे लाइफस्टाइल जीते हैं? लाइक अ किंग, लाइक अ वेरी ग्लैमरस लाइफस्टाइल. क्योंकि बीच में मैंने कुछ पढ़ा था कि वो
एक बार सूट पहनते तो दूसरा सूट कभी वो सेम सूट कभी नहीं ये पहनते। लेजेंडरी बातों का तो मुझे ऊद पता है। ऊद की बड़ी बड़ी लकड़ियां जलती हैं। ये मैंने कहा ना कि शायद मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता, बट while I say that he's flush with money and he is like totally living a life जहाँ पे मतलब लोग उसके सामने जो हाथ बांधे अदब से रहते हैं, ये पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, जो टॉप रैंकिंग लोग हैं जिसको चाहे कैबिनेट में करना, मतलब दो थिंग्स आई एम अवेयर ऑफ, मतलब ऊद की लकड़ियाँ और वो तो ऐसे ही मैं कोट का पहनना। हालांकि एक केस जो FBI ने और जो लंदन के जो लोगों ने इंटेलिजेंस ने जो किया था कि उसने कहीं से जो है एक कार्टियर का सूट मंगाया था उसने, नहीं मेरे ख्याल से गुच्ची का कोई सूट मंगाया था उसने कि मेरा सूट लेते आना वहां से, तो मतलब हिज सूट आर कमिंग फ्रॉम यूरोपियन ब्रांड ऐसा है, तो दिट इज देयर ऑन रिकॉर्ड समवेयर, वो मैं आपसे कह सकता हूँ। बाकी तो स्पेकुलेशन है। हाँ, वो आदमी जाबिर मोती वाला इस बात पे हरस भी हुआ था कि दाऊद की कॉन्वर्सेशन में व्हाई इज ही आस्किंग यू टू पिक अप अ सूट, डू यू डू वर्क फॉर हिम, तो उसके लिए काम करते हो। वो लंदन में काफी हद तक जेल में था इसके लिए। 2008 में जो अटैक हुआ था जी, 10 लॉर्डों ने पाकिस्तान से आके इस शहर पे हमला किया था, जो ट्रेन बाय लश्कर एंड वो अजमल के साथ जो पकड़ाए गए। सो वो डेविड हेडली ने रैकी की थी, डेविड हेडली ने वो सेंसिटिव स्पॉट बताए थे, डेविड हेडली ने आके सिद्धिविनायक से मौली ली थी, जो लड़के अपने हाथ में बांध के वो ये प्रूव करेंगे दे आर हिंदूज, बिकॉज उस ज़माने में लोग अपनी आइडेंटिटी कैसे छुपाएंगे, तो वो पाकिस्तान चाहता कि वो पकड़े ना जाए, वो अपनी कोई आईडी तो कैरी कर नहीं रहे थे, तो वो हाथ में सिद्धिविनायक के मौली से ये प्रूव हो जाएगा कि दे आर लोकल एंड देयर से हिंदू गैंगस्टर्स या हिंदू टेररिस्ट जो आके हमला कर रहे हैं। वो सारा प्लान था, बट अजमल कसाब के पकड़े जाने के बाद से सारी बात खुल गई है, सारा फांसा ओपन हो गया। एंड वाइल उनकी जो उस वहाँ पे कंट्रोल से जिसको रिस्ट्रिक्शन मिल रहे थे ज़कीर रहमान लकी वगैरह से, जो इंडियन गवर्नमेंट इंटरसेप्ट किए, पाकिस्तान का हाथ उसके अंदर प्रॉपरली एक्सपोज हो गया था। अब डेविड हेडली एक्चुअली जो है वो दाऊद जिलानी था, गजब पाकिस्तानी। Okay. Yeah, and his father was a Pakistani, his mother was a US national, इसलिए उसका जो है लोगों को लगा कि वो अमेरिकन है और बोलता था अंग्रेजी उस अमेरिकन एक्सेंट के साथ नहीं, तो लोगों को लगा अमेरिकन है। अब जब यहाँ पे आया तो राहुल को भी लगा कि वो डेविड है, वो एडली है और वो इज़ नॉट पाकिस्तानी, बट था वो पाकिस्तानी, उर्दू बोलता था और पाकिस्तान से था, एंड ही वॉज एक्चुअली अ ट्रिपल एजेंट एट दैट टाइम। ट्रिपल एजेंट। यस, सो वो जो है DEA का एजेंट था, FBI का भी एजेंट था और ISI का भी एजेंट था, यानी तीनों एजेंसी के एक साथ काम कर रहा था और उन लोगों ने मतलब उसको यहाँ प्लान कर रखा है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी एजेंसीज को ऐसे लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने, ज़्यादा नजर रखना चाहिए कौन सा आके आदमी कहाँ क्या कर रहा है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब लास्ट में को जो आपसे बात करनी है वो आपके अपकमिंग किताब की। प्लीज टेल मी अबाउट दिस बुक, बोथ द बुक्स इन फैक्ट टेल मी अबाउट। एक जो आप जनवरी में आएगी और एक जो अब दिसंबर 28 को रिलीज हो रही है। ये जो किताब है दुबई टू कराची, ये कब रिलीज हो रही है सर? ये आ रही जनवरी में। जनवरी में जी। ये हुआ ये था कि मैंने डोबी डोबी लिखी थी और वो किताब मैंने 2007 तक ख़त्म की थी। फॉर मी आई वाज थिंकिंग कि मैं मुंबई माफिया के 6 डिकेड्स की हिस्ट्री लिखूंगा, 1947 से 2007 तक, और 2007 के 60 साल की वो हिस्ट्री थी जो मैं पूरी माफिया मतलब कैसे बॉम्बे माफिया डेवलप हुई और क्या क्या हुआ, और फिर दाऊद की लाइफ और दूसरी चीज़ें 2007 में मैंने वो कहानी रोक दी थी, और फिर वो मैंने जैसे कहा कि बहुत ज़माना हो गया था लिखते हुए, वो कहानी मैंने अपना स्क्रिप्ट फाइल कर दी। आई जस्ट थॉट कि आई वाज डन, आई डोंट हैव टू राइट एनीथिंग मोर। लेकिन फिर ये हुआ कि 2007 के बाद से जो मैंने चीज़ें देखी कि दाऊद का जो इंटरनेशनल क्लाउड या उसका जो इंटरनेशनल पावर जो उसका बढ़ता चले जा रहा है, और फिर हमने जो देखा कि पूरे वर्ल्ड में जो CBI ने उसके बाद जो 1993 के ब्लास्ट के अक्यूज पकड़े, और फिर जो दूसरे गैंगस्टर्स और दूसरी चीज़ें जो होती रही ISI पाकिस्तान, मतलब ये चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। एंड इट हैपेंड कि दैट इंफॉर्मेशन वाज वॉकिंग ऑल ओवर मी, यानी मुझे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो रहे थे, मुझे मालूम पड़ रहा था, मेरे जो दोस्त लंदन में और US में जो बैठे हुए थे दे वर शेयरिंग लॉट ऑफ स्टफ विद मी, मुझे बहुत अच्छे खुद मालूम पड़ रही थी। मुझे लगा कि अगर ये कहानी ना लिखी जाए तो थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होगी, बस अगेन एज अ जर्नलिस्ट अगर मैं एक चीज़ को एक कहानी तक ले आ रहा हूँ, एक स्टेज पे ले आया हूँ, ज़रूरी कि उसको इख्तिताम तक उसको लाया जाए, उसको ख़त्म किया जाए,
तो फिर ये किताब मैंने जो है उसको सोचा कर लिया जाए, तो इसलिए जो डोगरी दुबई का सीक्वल इस दुबई टू कराची। अब इस किताब को लिखते हुए मैंने एक बहुत ही एम्बिशियस सा कदम उठाया। भी मैंने इस किताब में उस बात को मैंने स्वीकार भी किया है कि मैंने एक किताब में 2 किताबों की सीक्वल को कंबाइन किया है। मतलब व्हाट आई हैव ट्राई टू डू इज के मैंने ब्लैक फ्राइडे सीक्वल, जैसे कि मैंने बताया सीबीआई जो है 93 ब्लास्ट के लोगों को गिरफ्तार कर रही थी और उनके आगे कार्रवाई कर रही थी, तो वो उसका सीक्वल बाकी था, वो मैंने इस किताब में कंबाइन कर दिया। गॉड वाज कनेक्टेड टू दाऊद, इज कनेक्टेड टू दाऊद पीपल, तो इट हैज़ टू बी फाइंडिंग हिज प्लेस इन दिस सीक्वल। और चूँकि डोगरी दुबई का सीक्वल भी ज़रूरी था मेरे लिए करना, तो मैंने सोचा कि उसको भी मैं इस किताब में ले लूँ। तो ये दोनों किताबों की सीक्वल इस एक किताब दुबई टू कराची हुई थी मैंने। तो ये तकरीबन मुझे लगता है कि मैंने 8 साल या 9 साल से इस पीछे से काम किए, जो अपने आप में बहुत ज़ख़ीम, बहुत मोटी सी किताब है। इन्हें नॉर्मली मैं किताब कोई लिखता नहीं हूँ, मतलब भाई 50-60 हज़ार वर्ड्स में ख़त्म कर देता हूँ मैं, बट आई थिंक दिस इज बिकम डबल ऑफ दैट बुक, ऐसा हो गया। तो ये जनवरी में आ रही है और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप पढ़ें इसको और कमेंट करें। देयर माइट बी सम ओवरलैपिंग बिकॉज जिन लोगों ने वो किताब नहीं पढ़ी है, मतलब फॉर एग्जांपल होता ये कि हमको ये नहीं प्रिज्यूम करना चाहिए कि उन्होंने वो किताब पढ़ी है, हाँ वाली पहले वाली, तो जिसकी आज की जो नहीं, तो अगर वो इंडिविजुअली ये किताब उठाए तो पूरा समझता बैकग्राउंड उसमें मिलेगा, तो वो कहेगा थोड़ा रिविजन है, बट दैट इज द रीजन कि आपको वो पर्सपेक्टिव में आने के लिए जरूरी कि आपको उतनी सी वहाँ से डिटेल लाए। वो एंड द थिंग व्हिच हैज हैपेंड आफ्टर दैट एज अ फॉलो अप विद दैट स्टोरी, वो मैंने इस किताब में की है, जो आप जनवरी में पढ़ सकते। कुछ ऐसे 5 लाइन में कंटेंट बता सकते हैं जो इंटरेस्टिंग सा हो, ताकि लोगों को एक आइडिया आ जाए कि इसमें क्या है, जो बिकॉज दिस विल बी एक्सक्लूसिव। नहीं देखिए, मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल सा होगा वो सारा इसके अंदर नट्स में कहना, बट आई ट्राई टू मेक एन अटेम्प्ट के मैंने बेसिकली इस किताब को व्हेन आई एम सेइंग इट इज दुबई टू कराची, मतलब इट इज फोकसिंग मोर ऑन दाऊद एंड मोर ऑन हिज ग्रोथ बियॉन्ड दुबई एंड ट्राइंग टू हैव एन एपिसेंटर इन कराची। तो वो उसका कराची में वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो फॉर एग्जांपल जो उसकी गर्लफ्रेंड है महविश हयात, उससे उसे करेक्शन, उसको गिफ्ट देना, डिफेंस कॉलोनी में उसका एक बड़ा सा जो है उसका घर होना, फिर जो मैं जब उसका जिक्र कर रहा था किस तरह से उसने वहाँ पे जो है वहाँ के पॉलिटिशियंस और वहाँ की पूरी पॉलिटिकल इक्वेशन के साथ उस समीकरण को जो उसने पूरा हिला कर रख दिया वहाँ पे, द प्रॉपर्टीज, द फ्लैशी लाइफस्टाइल, नॉट जस्ट दैट, एक पर्टिकुलर जो हिस्सा मुझे बहुत पसंद है कि एक जो कामरान फरीद करके जो एक आदमी था जो CIA का एजेंट था, और एक जावेद मोतीवाला जो दाऊद का आदमी था, तो CIA was trying to nail this जावेद मोतीवाला in UK, but how दाऊद played games in such a way कि उसने CIA को भी मात दे दी और उसने लंदन जुडिशरी को भी मात दे दी, और अपने आदमी जाबिर मोतीवाला वो सेफली निकाल के वो पाकिस्तान नहीं आया। तो मतलब द मैन हिज कैपेबिलिटी लाइक हैज गॉन बियॉन्ड पाकिस्तान, कि वो UK और US की बड़ी एजेंसी को मात दे सकता है। इसलिए वो किताब में अगर आप पढ़ेंगे दुबई टू कराची तो आपको मालूम पड़ेगा मैंने क्या लिखा है। Thank you so much, sir. It was an amazing time. I am very honored that you gave me this time. And मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर की बहुत सारी प्रीवियस किताबें हैं और हर किताब बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप क्राइम में इंटरेस्ट रखते हैं या अगर आप स्टोरी टेलिंग भी सीखना चाहते हैं, क्योंकि सर जिस हिसाब से लिखते हैं, जिस लहजे से लिखते हैं और जिस तरीके से लिखते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि आप अगली चीज़ पढ़ते रहना चाहते हैं। तो आई एम श्योर जनवरी में बुक लॉन्च हो रही है दुबई टू कराची। 1 महीना है, एक किताब तो पढ़ ही सकते हैं, तो या तो ब्लैक फ्राइडे पढ़िए या डोंगरी टू दुबई पढ़िए, या इतनी सारी किताबें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। सर की किताबें जरूर पढ़िएगा। ही इज अ जेम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ही इज एन एब्सोल्यूट जेम। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर बीइंग यू। थैंक यू। वाओ, इतना कुछ जानने को मिला आज, जो चीज़ें मुझे शायद पता थी पर फर्स्ट हैंड सुनने में मज़ा आता है, फ्रॉम द पर्सन हुज रिटन ब्लैक फ्राइडे एंड मैनी सच बुक्स। क्राइम की दुनिया में ना मुझे जानने में थोड़ा मज़ा आता है, इट्स इंटरेस्टिंग। तो अगर आपको भी मज़ा आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे ना उतना चैनल भी ग्रो होगा और उतने मज़ेदार कंटेंट मैं आपके लिए ला सकूँगा। बेल बटन ज़रूर दबाना ताकि जब भी मैं नया वीडियो लॉन्च करूँ आपको सबसे पहले पता चले।
So guys, thank you for coming and watching this podcast on Unlock with Kunal Jaisingh. See you soon.